तो देखो, जो लिक्विड की सरफेस है उसके ऊपर गैस का ज्यादा प्रेशर रहा तो गैस के ज्यादा मॉलिक्यूल पानी के अंदर जाके बैठेंगे। यानी अगर प्रेशर अचानक से कम हो गया तो कम मॉलिक्यूल अंदर बैठेंगे, यानी कि अगर पहले ज्यादा थे और अब कम बैठने वाले तो बहुत सारे बाहर निकल के भाग जाएंगे। तो ये बिल्कुल वैसे ही तभी होता है ये, जब अपन सोडा वाटर वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं तब। तो कैप उसकी जब तक लगी हुई है, कंपनी से पैक होके हाई प्रेशर में पैक होके आए वाली है, अंडर प्रेशर एकदम, तब तक वो है, वो पानी में मिक्स है। और जैसे ही तुमने कैप खोली वो गैस बुड़ 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 भाग के बाहर आना चालू होती है। तो वो गैस का मॉलिक्यूल जो इतने दिन से पानी के मॉलिक्यूलों के बीच में रह रहा था, अचानक से वो जब बोलता है अरे मेरा टाइम आ गया, मेरे को जाने का है, चलो आता मिलता मैं तुमको दोस्तों, चलो बाय बाय, अपना टाइम जाना, जय हिंद। और वो भागना जब चालू होता है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल एकदम से उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं अरे भाई क्या जा रहा, क्यों जा रहा, अचानक से हमको बोल के जा, क्यों जा रहा। गैस मॉलिक्यूल बोलता है अरे मेरे पास बोलने का टाइम नहीं, प्रेशर बहुत कम हो गया, अब भी हमको भागना रहता। तो गैस मॉलिक्यूल बड़बड़ भागते भागते बाहर आ रहा है और उसको लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े 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 चिपके वाले। तो एक गैस मॉलिक्यूल 5-6 लिक्विड के मॉलिक्यूलों को पकड़ पकड़ के बाहर आ रहा है, इसलिए सिर्फ गैस बस बाहर नहीं निकलती, लिक्विड भी बाहर निकल जाता है सारा, कोल्ड ड्रिंक छड़ जाता है थोड़ा सा। बात समझ आई क्या, थोड़ी सी इतनी बात समझ आई कि पक्का? ठीक है। तो ये एक मैंने जो अभी जस्ट तुमको समझाया, ये इधर 3 डॉट पॉइंट में लिखे वाला है, तुमको लिखना नहीं है, पर ध्यान से पढ़ लेना एक बार के लिए। दिख रहा है क्या पीछे तक? पीछे तक दिख रहा है क्या? अक्षदा कैमरा ऑन करून बस, तर बेटा खुशी कैमरा ऑन करून बस, दिव्या कैमरा ऑन करके बैठो। ठीक है, ये हो गया। चलो आगे चलते हैं। पढ़ लिया क्या? एक बार ध्यान से पढ़ लो, एक हद कल पेपर में टपक गया क्वेश्चन। ठीक है। हाँ भाई, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी, अगर तुमने समझो, ऐसे एक एग्जांपल देखो। तुमने देखा होगा जब तुमको स्टीम वगैरह लेनी रहती है, कब सर्दी होने वाली रहती है, सर्दी खांसी कफ वगैरह, और डॉक्टर बोलता है गर्म पानी की भाप लो। तो वो पानी जब हम भगोने में डालते हैं जस्ट, और उस पे नल से पानी भर के लाए भगोने के अंदर और उसको गैस पे रखा, तो साइड के वॉल को बहुत सारे बुड़बुड़े बुड़बुड़े बारीक बारीक से चिपके हुए रहते, और फिर तुमने आग लगा दी। तो जैसे जैसे पानी उकड़ता है, तुमने देखा एक एक बुड़बुड़ा डिटैच होके खुद ऊपर आके टुक, है ना, भिंत से, जो पतीले की भिंत है, वो जो स्टील है, वो जो एल्यूमिनियम का बर्तन है, उससे निकल के टुपुक ऊपर आ जाता है पानी में। जैसे जैसे पानी गर्म होता है, गर्म होता है, गर्म होता है, देखा है क्या तुमने? एक साउंड वाला भी फैक्टर है, एक वाइब्रेशन वाला भी फैक्टर है, कि तुम बाहर से उसको टंग मारो तो वो बुड़बुड़े निकलते हैं, देखा होगा ना तुमने। ग्लास में पीते टाइम, या जब तुम वाफ ले रहे हो, भाप ली होगी कभी, वो स्टीम ली होगी, तो भगोने को तुमने अगर कुछ मारा टंग विंग कुछ पेंसिल से वगैरह, पेन से, तो भी बुड़बुड़े डिटैच हो जाते हैं और निकल जाते हैं बाहर। अब वो बुड़बुड़े तो साइड वॉल्स पे बैठे हुए हैं, ऐसे उनसे तो कितने ज्यादा छोटे साइज के, और संख्या में कितने ज्यादा ऐसे बुड़बुड़े हैं जो उस पानी में मिक्स होए वाले हैं, जो दिख रही है। लेकिन जैसे जैसे हम उस पानी को हीट करते हैं, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, राइज करते हैं, वैसे वैसे सोलिबिलिटी ऑफ गैस क्या होती होगी? डिक्रीज होती है, कम होती है ऑफ कोर्स। ठीक है, गैस जो है, गैस एक गैस का मॉलिक्यूल, ये सारे पानी के मॉलिक्यूल थे। तुमने बचपन में ऐसा फोटो देखा है क्या, कि सॉलिड के मॉलिक्यूल या सॉलिड के पार्टिकल एकदम ऐसे पास पास में बैठे वाले रहते, ऐसा देखा है? फिर लिक्विड क्या ऐसे रहते, देखा है? और फिर गैस कैसे रहते, एकदम देखा है? ये सॉलिड लिक्विड गैस का स्टैंडर्ड फोटो एकदम बचपन से दिखता है ना तुम्हें, ऐसा वाला फोटो। तो अभी हो रहा क्या है, अभी हो रहा ये है कि जो ये लिक्विड है, लिक्विड, ये लिक्विड के ऐसे मॉलिक्यूल्स है सारे अलग 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 अलग। जब हम बोलते हैं कि गैस इसमें डिसॉल्व होने वाला है, तो गैस के पार्टिकल इन लाल लाल लिक्विडों के पार्टिकल के बीच में जो जगह है वहां पे आके बैठे रहते हैं। जब तुम इसको हीट करना चालू करते हो तो इसकी टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। किसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है? लिक्विड के पार्टिकल, रेड रेड कलर के लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो इधर उधर भागना, जोर जोर से भागना चालू करते हैं, इधर उधर इधर उधर, अफरा तफरी मच जाती है, अरे बॉम्ब फेंक दिया, अरे आतंकवादी घुस गए, भागो। ठीक है, एक हाथ कोई चिल्ला दिया, अल्लाह हुआ अकबर, सब भाग रहे, फ्री 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 भाग रहे।
तो कोलिजन्स बढ़ जाते हैं अचानक से, आपस में पार्टिकल्स धड़कना चालू कर देते हैं। रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मच गई, दो चार लोग नीचे गिर के मर गए, स्टैम्पेड मालूम है ना, उनके छाती पे से उनके बॉडी के ऊपर से लोग धड़ 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 धड़। लोग देखते नहीं भीड़ भाड़ में, सिर्फ भागते। प्रैक्टिकल ऐसा बच बच के नहीं भागते कि किसी की जान ना चले जाए। लोग सिर्फ खुद की जान बचाने के लिए रिप रिप भागते हैं, नहीं तो स्टैम्पेड हो जाती है। तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल ऐसे रिप 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 भाग रहे कि भागते भागते ये कोलाइड कर रहे हैं किसके साथ में, गैस के मॉलिक्यूल के साथ। कोलिजन विद गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल इनको अपनी दुखद कहानी बता रहा था कि कैसे पहले गैस मॉलिक्यूल एयर में रहता था, ठीक है, वो भी बाकी एयर समुदाय का हिस्सा था, और बाद में उसको निकाल दिया गया वहां से, बर्खास्त कर दिया गया, प्रेशर ज्यादा हो गया। तो तब से वो लिक्विड में फंसा हुआ है, और क्यों वो बाहर नहीं जा पा रहा, क्योंकि बाहर प्रेशर बहुत ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने उसको दबा के रखा है, नीचे जाने नहीं दे रहा। और जैसे इधर कोलिजन बढ़ना चालू होते, तो अब सडनली वो गैस की दुखद कहानी कोई सुनने में इंटरेस्टेड नहीं, सब भाग रहे निस्ता अपनी जान बचाने के लिए। वो गैस बोल रहा था, अरे प्रवचन तो सुन के जाओ, सब उठ के भाग रहे निस्ता निस्ता, इतना स्पीड में भाग रहे कि कोई तो भी आके उसको धक्का दे रहा गैस को, कोई दूसरा जाके उसको इधर से धक्का दे रहा, कोई उसको इधर से धक्का दे रहा। तो गैस मॉलिक्यूल के साथ में जितने कोलिजन हो जाते हैं कि गैस मॉलिक्यूल किक अवे हो जाता है, बस निकाल दिया जाता है। तो जो डिसॉल्व होके रखा था इतने देर से, जो डिसॉल्व्ड गैसेस थी, जो भी डिसॉल्व्ड गैसेस थी पानी के अंदर, तो जैसे जैसे तुमने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो डिसॉल्व्ड गैसेस जो है डिक्रीज हो गई, वो भाग गई पानी छोड़ के। बात समझ आए कि तुमको, इतना ध्यान रहेगा क्या पक्का? तो हम हेनरी लॉ पढ़ रहे थे। हेनरी ने हमको बोला कि अगर लिक्विड के सरफेस के ऊपर वाला प्रेशर, वेपर प्रेशर या प्रेशर ऑफ गैस, अगर ये वगैरह वगैरह ज्यादा रहेगा, ऊपर वाला प्रेशर, लिक्विड के सरफेस वाला प्रेशर प्रेशर अगर ज्यादा होगा, तो गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस जो पानी में घुल रहा है वो भी ज्यादा होगा। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस जो डिसॉल्व होगी पानी में वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। तो अगर मैं कुछ ऐसा फंक्शन लिखना चाहूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस जो है, जैसे न्यूटन ने बोला था ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस m1 m2, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, वन अपॉन आर स्क्वायर या वन अपॉन डी स्क्वायर, फिर दोनों को कंबाइन करके जी एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई डी स्क्वायर। फिर वो प्रोपोर्शनलिटी हटा के इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाता है ना, कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर वगैरह ऐसे। तो ऐसे ही अगर हम बात करें कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड गैस, पानी में घुले वाली डिजॉल्व्ड गैस की बात करें, तो इसका बहुत बड़ा सारा फॉर्मूला रहता है। लेकिन इसके फॉर्मूले में प्रेशर ऊपर बैठता है और टेम्परेचर नीचे बैठता है। तुम प्रेशर को जितना बढ़ाओगे, न्यूमरेटर जितना बढ़ाओगे, तो पानी में घुले वाली गैस का प्रमाण उतना ही बढ़ेगा। और तुम टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे, डिनोमिनेटर जितना ज्यादा बढ़ाओगे, तो पानी में घुले वाली गैस का प्रमाण उतना ज्यादा कम 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 होगा। बात समझ आई क्या तुमको नकी? देखो ये भाषण है, और इधर बोर्ड पे कुछ इंग्लिश लिखा है, 1 मिनट 2 मिनट पढ़ लो, तुम कुछ लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे अपन। बहुत गाउठी बात है ये, मतलब बहुत ऐसी नई सी बात नहीं कि पानी उकड़ेंगे तो पानी के अंदर की गैस बांध देंगे। दिख रहा है कि सबको कि कुछ वजह दिक्कत हो, दे धक्का अंदर। तो ध्यान से लिखने में तो हो रही है। एक कुर्सी को भी ऐसे घुमा के अंदर धकेल दो, घुमा के। दिख रहा है सबको? उस दिन क्या खदेरी करा करना, लगे तीन खुर्चा विरचा लगाई, बच्चे फुल फॉर्म में एकदम। जिनको नहीं पता था उनके मार्क है, जिनको पता था उनके मार्क किसने है। तू पढ़ा इसने करा था, तू पता और ना पता में खा क्या। हाँ सच्ची में मोशन संडे को दिन ही है, संडे मोशन एनडीएफसी। और फ्राइडे के दिन, नहीं थर्सडे के दिन मॉर्निंग में आई कैड सुबह। यस नहीं, आई कैड वालों मेरे को देखे गए, मैं दोबारा पेपर करा लूंगा और वो एमआर लेके चल जाएंगे, चेकिंग करेंगे। फिर जो टॉप 5% है पूरे संभाजी नगर के, ऐसे जगह जगह पे हो रहा ना, तो 2,000 बच्चे के 5% कितना होता है? 100 बच्चों को। वो कुछ तो है ना होटल, कुछ तो इंटरनेशनल उधर बुलाने वाले हो संडे के दिन शाम में, नाश्ता पानी सब डिनर विनर कराने वाले बच्चों को। तो तुम मार्क लो भाई, एक टाइम व्यवस्था 5 स्टार खाने को मिल जाएंगे। मेरे को तो खाने के लिए अगर चांस हो तो मैं कुछ भी कर लेगा।
नहीं उधर बस ये जेवण, जेवण आणि हाँ स्कॉलरशिप फ्रीच रहती है ना। आई कैड में अगर वो टॉप 5% बच्चों को फ्री रहने वाला है ये 2 साल 11वीं 12वीं। फिर अच्छा ना एडमिशन तो लेके रख लेने का फुकट में, म्हणजे पढ़न देने का, फिर लास्ट में मार्च में सोचता था लेने का एक नहीं लेने का है। एक भी एग्जाम को मैंने तुमको पहले पेरेंट्स मीटिंग लेके मैं बोला था, एक भी एग्जाम को हल्के में मत लेना, एक भी नहीं, कोई भी कोचिंग को कम मत समझना। तुमको नहीं मालूम रैंक किधर से आता है किधर से नहीं। ये हो गया क्या? अपन ने भरा है नहीं इधर से, भरना फिर क्या कर रहा था। लास्ट से भरता था तो तेरे घर के सामने सेंटर पर सेंट जॉर्ज। उस दिन स्कूल जाने पर पड़ेंगे तेरे को संडे के दिन, अकेला बस रहेंगी तेरे लिए, अकेले के लिए 2 जने। क्या स्कूल है भाई, सैल्यूट। स्कूल है तो सिर्फ जीसा और गोडरेज, नहीं लेने किसने। चलो ये हो गया ना। हम्म। ब्ला ब्ला ब्ला। गैसेस आर मोर soluble इन कोल्ड वाटर देन इन वाटर एट हाई टेम्परेचर। मछली जल की रानी है, जीवन उसका डैश पानी है, ठंडा पानी है, सबने ध्यान रखना। ठीक है, गर्म पानी नहीं, ठंडा पानी। ठंडे पानी में मछली जिएगी क्यों? क्योंकि मछली पानी में लेती क्या है? डिजोल्व ऑक्सीजन। वीरांश बेटा डिजोल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है। अगर पानी गर्म होगा तो डिजोल्व ऑक्सीजन भाग जाएगा सारा का सारा, भाग जाएगा तो मछली मर जाएंगी, उसको श्वास लेने को कुछ बचेगा नहीं। समझ रहा? ठंडे पानी में मछली कंफर्टेबल रहती, तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका ठंडा पानी है, सबने ध्यान रखना। अभी ये क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टलाइजेशन देखो, वो अपन एक्सेस शुगर या एक्सेस कोई भी सॉल्ट डिसॉल्व करके रखी है गर्म सॉल्यूशन में, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, गर्म करके उसको वापस अनसैचुरेटेड बनाए। अब उसको कूल डाउन करना जब चालू करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल 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 अलग अलग लगते हैं, वो ऐसे क्रिस्टल बना डालते हैं, एकदम भारी क्रेजी स्ट्रक्चर में क्रिस्टल बना डालते हैं। तो एक छोटा मोटा अपन वीडियो देख लेते हैं, एक CuSO4 वगैरह वाला। ये देख लो प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं करके। एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, कंडीशंस फॉर क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन कब होता है? ये 2 डॉट पॉइंट पर नीचे के पढ़ रहा हूँ, सब जन ध्यान देना। क्रिस्टलाइज मैं, कल तुम में से कौन एब्सेंट था? तुम बच्चों को शायद अच्छे से नहीं समझ आएगा। कल जो थे उनको याद समझ रहे हैं ना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। ठीक है, देखो तो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन फुल सैचुरेटेड है, और उसको गर्म कर दिया तो वापस अनसैचुरेटेड वाले मोड में जा चुका है, और उसमें बदा बदा और सॉल्ट डाल के और मिक्स करी और मिक्स करी, और तब तक मिक्स करी कि अब उसमें भी सारी नहीं हो रही। अब इतना गर्म सैचुरेटेड का उसको अनसैचुरेटेड बनाया था, फिर उसमें इतना डाला कि वापस वो सैचुरेटेड पे आ चुका है। ठीक है, अब उसमें सॉल्ट डाल रहे तो मिक्स नहीं हो रही, अभी अटक गया वो। अब ऐसे सॉल्यूशन को, एक सैचुरेटेड हॉट सॉल्यूशन को धीरे धीरे कूल डाउन करना चालू करो, टेम्परेचर इसका कम करना चालू करो। ठीक है, और फॉलोड बाय स्लो इवेपोरेशन ऑफ द सेम। स्लो इवेपोरेशन, इवेपोरेशन हलू हलू होना चाहिए, रैपिड इवेपोरेशन होना चाहिए क्या? नहीं, हलू हलू होना चाहिए। क्या कम ज्यादा करने से इवेपोरेशन कम ज्यादा हो जाता? कुछ फैक्टर्स बताओ मेरे को। एक तो टेम्परेचर है, हाँ, चलो रफ रफ बता दिया तुमने, तो एक टेम्परेचर, एक सरफेस एरिया, एक ह्यूमिडिटी, और विंड स्पीड। अच्छा, एक एक फैक्टर पूछता, टेम्परेचर बढ़ा तो इवेपोरेशन बढ़ता, तो आपने कोई इवेपोरेशन आप भी क्या चाहिए, स्लो। तो टेम्परेचर अपन ने छेड़छाड़ नहीं करने की, अपन ने गपकन उठा के फ्रिज में नहीं रखने का, बस उगड़े बट्टे पे रख देने का, उसको किचन ओटे पे रख देना, नॉर्मली उसका टेम्परेचर ड्रॉप होने देना, हलू हलू। ठीक है, सरफेस एरिया अगर बढ़ा दी तो इवेपोरेशन बढ़ जाता, फास्ट हो जाता। ठीक है, मतलब तुम्हारे घर पे अगर फर्शी पे पानी डोले वाला है, भसकंदी से इतना पानी डोला, और तुमने एक पाइप पोछनी लेके अगर उसको पानी को फैला दिया इतने एरिया में, इसको फैला दिया, तो फैलाया वाला पानी जल्दी सूखता है, मम्मी आने के पहले ही सूख जाएगा और तुम बच जाओगे। बरोबर? आणि नहीं तो तुम्हारा कार्यक्रम होगा। बात समझ आ रही है तुमको? फिर सरफेस एरिया अपने को इवेपोरेशन कैसे कराने का है, फास्ट की स्लो? स्लो कराने का है अपने को, तो अपन सरफेस एरिया क्या रखेंगे, कम रखेंगे। बात समझ आ रही? ह्यूमिडिटी देखो, ह्यूमिडिटी बढ़ाने से इवेपोरेशन क्या होता, डिक्रीज होता है ना। तो अपने को इवेपोरेशन जो है डिक्रीज रखने का है, इसलिए अपन ह्यूमिडिटी बढ़ा के रखेंगे, मॉइस्चर बढ़ा के रखेंगे रूम में।
अब ये तो वो नेचर पे डिपेंड करता है, वो टाइम पे हवा में है ह्यूमिडिटी मॉइस्चर वगैरह है कि नहीं है। और विंड स्पीड, पंखा चला दिया तो फर्शी जल्दी सूखती क्या? हाँ, अपने को जल्दी नहीं सुखाने की, हलो हलो पंखा बंद रहना चाहिए, विंड स्पीड नहीं चलनी चाहिए। तो स्लो इवेपोरेशन कराना है, ये चारों फैक्टर ध्यान में रखना। ठीक है, उस पर क्वेश्चन आता है। मतलब अब तुमने क्या पढ़ा, अभी तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम एक लाइन पढ़ते हो कि हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल डाउन करो। तुम ये येलो वाला ध्यान रखते सालों, तुम ये आगे भूल जाते स्लो इवेपोरेशन है, तो वो डायरेक्ट तुमको क्वेश्चन पूछते हैं एमसीक्यू एग्जाम में कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के टाइम पे विंड स्पीड हाई रहनी चाहिए, फॉर बेटर क्रिस्टलाइजेशन विंड स्पीड शुड बी हाई और लो। ठीक है, विंड स्पीड शुड बी डैश, ए ऑप्शन हाई, लो, मीडियम, नन ऑफ दिस। तो लो, विंड स्पीड शुड बी लो, क्योंकि हमको अच्छा क्रिस्टलाइजेशन कराने के लिए इवेपोरेशन स्लो चाहिए रहता है। इसलिए मैंने स्लो इवेपोरेशन, स्लो के वजह से ये चार फैक्टर बताए, बाद में तुम वो छापते टाइम छापना। फिर आगे देखो क्या बोल रहे हो अपने को, रैपिड कूलिंग ऑफ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। अगर तुमने फटकन दिशी ठंडा किया उसको, गुलाब जामुन का गर्म पाक बने वाला था एक भगोने में, वो भगोना उठा के डायरेक्ट तुमने फ्रीजर में नहीं तो फ्रिज में रखा, तो एकदम जल्दी से ठंडा किया, तो अमॉर्फस सॉलिड बनेगा। अमॉर्फस म्हणजे कभी तुमने अपने घर के पास में कंस्ट्रक्शन की मिट्टी वगैरह खेली क्या, रेती, वो शंख शिंपड़े तोड़ने का, तो वहां पे माटी के गोले निकलते, गोले, उसको फोड़ने में बहुत मजा आती। देखा है ना बचपन में, वैसे गोले ऐसे दमदम से गोले निकल रहे होंगे, दमदम से निकलते हैं, अपन फिर भस्कन फोड़ते, नहीं तो मार के फोड़ते, मजा आता है ना, उसको बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड। जो दिखने में सॉलिड है, भस्कन मारक चूरा हो जाता है उसका। ठीक है, अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टल नहीं बनेगा, ऐसा चूरा चूरा जैसा दिखने में सॉलिड लगेगा, हाथ में उठाते उठाते जोर से दबा दिया तो लगे चूरा होगा, समझ रहा क्या? तो रैपिड कूलिंग, अगर तुमने एकदम तेजी से कूलिंग कर डाली उसकी, तो वो अमोर्फस सॉलिड बनेगा, इंस्टेड ऑफ वेल डिफाइंड क्रिस्टल। क्रिस्टल नहीं बनेगा। फिर क्रिस्टल बनने के लिए क्या चाहिए तुमको, स्लो इवेपोरेशन। स्लो इवेपोरेशन enhances concentration of solute causing formation of well defined crystal। एक बहुत जरूरी बात बता के रखता मैं तुमको, सरफेस एरिया, जब ये लैब में गर्म उकड़ता भगोना वगैरह रहता और क्रिस्टलाइजेशन बनाने का रहता, तो देखो साइंस लैब में जो है, अब तुम में से किसी ने वो देखा है कि ड्रग बनाने की एक वेब सीरीज है ब्रेकिंग बैड, देखा है तुमने किसी ने, शॉर्ट्स वगैरह, जैसी वॉल्टर वाइट, नहीं देखा है भला? घर में ट्रे देखा है, ट्रे मेहमान आते तो ट्रे में ग्लास रख के, ऐसे भसकन ग्लास नहीं देते, ट्रे में लेके जाते, अपन लेके गए तो अंदर आके किचन में फिर मम्मी के चार गाड़े पड़ते अपने को, फिर चाय बरोबर अपन ट्रे में लेके जाते, ऐसे रहता। तो ट्रे जो है, ट्रे, इसमें कभी भी हॉट सेचुरेटेड सॉल्यूशन पोर नहीं करते, इसके अंदर बादा बादा उठ के नहीं रखते, ऐसा फैला के नहीं रखते। ठीक है, उसको एक एकदम प्रॉपर ऐसा सिलेंड्रिकल कंटेनर वगैरह लेके उसमें डाल के रख देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर इसका सरफेस एरिया बढ़ा नहीं ना, सरफेस एरिया अगर इधर सरफेस एरिया बढ़ गया, ट्रे में इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, ज्यादा हवा के साथ संपर्क में, हवा के झोंके आ रहे, छूके जा रहे उसको, तो रपर अप इवेपोरेशन होगा, रपर अप इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन जितना फास्ट, उतना ज्यादा वो क्या बनेगा, अमॉर्फस सॉलिड बनेगा। मजा नहीं, चूरा वाला सॉलिड बन जाएगा, ऐसे उठेंगे चूरा कर देंगे, चौक जैसा बन जाएगा, और वो माटी के गोले जैसा बन जाएगा। घर में हाँ नमक के भी गोले बनते हैं, ढाबे डुबे पे बनते हैं, वो जो कटोरी में नमक रखा रहता, ठीक है, उसके गोले बने रहते, फिर उसको तोड़ना बीड़ना पड़ता वैसा। ठीक है, और नहीं, और अगर तुमने ऐसे सिलेंड्रिकल कंटेनर में रखा तो उसकी थोड़ी सी ही सरफेस एरिया हवा से एक्सपोज रहेगी। जब हम बात करते हैं सरफेस एरिया की, तो वो सरफेस एरिया जो हवा से एक्सपोज है, उसे सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ही निकालने का रहता है, तो हवा वाली सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कम रहेगी तो इवेपोरेशन स्लो होगा, इवेपोरेशन स्लो होगा, तो वेल डिफाइंड क्रिस्टल बनेंगे। ये सबने ध्यान रखने का, तुम्हारे सामने उधर फोटो भी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे चार फोटो कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल इवेपोरेशन बी मोर बेटर, कुछ भी फोटो निकाल के रखेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया वगैरह के, ऐसा एक भलता ट्रे निकाल के रखेंगे। सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज poured इन द फॉलोइंग कंटेनर विच विल गिव बेस्ट रिजल्ट फॉर क्रिस्टलाइजेशन। ये एक फ्रस्टम है, और क्या बोलूं मैं, हाँ ठीक है, तीन है, बोलो। फ्रस्टम में बेस्ट रिजल्ट आएगा, फ्रस्टम यहाँ तक भरे वाला होगा, उसका सरफेस एरिया खाली इतना सा रहेगा, सिलेंडर में भी ज्यादा सरफेस एरिया है ना, तो फ्रस्टम विल गिव बेस्ट रिजल्ट फॉर क्रिस्टलाइजेशन। भला, अभी प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो ये अपन डायरेक्ट यूट्यूब पे देख लेते हैं, ऐसा सीडिंग करना पड़ता है, एक सीड क्रिस्टल। अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए जो है देखो, गुलाब जो बच्चे कल नहीं थे उनके भी लिए, और जो थे उनके भी लिए एक सिंपल सा प्रक्रिया समझा दे रहा, इधर ध्यान से देखो। हमने लिया पानी बहुत सारा, उसमें डालनी चालू करी शक्कर, चमचा लिया शुगर ऐड कर दी, शुगर उसमें डिजोल्व हो गई, और शुगर डाली डिजोल्व हो गई, और शुगर डाली डिजोल्व हो गई, बहुत सारी डाली, बहुत सारी डिजोल्व हो गई।
फिर और शुगर डाली, अब डिज़ोल्व होनी बंद हो गई। अब हम घुमा रहे, घुमा रहे, घुमा रहे, घुल क्यों नहीं रही, घुल क्यों नहीं रही, डिज़ोल्व क्यों नहीं हो रही, घुलिश नहीं रही। फिर हमने आग लगा दी। आग लगा दी तो जो घुल नहीं रही थी, नाटका कर रही थी, अब वो भी घुल गई। ठीक है? और अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन से वापस से अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। पहिले ये सॉल्यूशन नाटका करने लग गया था की मेरे को और शक्कर नाही जाएंगी, पोट भरलं माझं. अब जब हमने इसको चटके दिए, तो बरोबर शक्कर विरघळ दी इसने, घोल दिया अभी शक्कर. तो ये वापस अनसैचुरेटेड हुआ. अनसैचुरेटेड होने के बाद अब हमको इसको ठंडा कर देना है और ठंडा करेंगे, गरम करा तो इसलिए ये चुपचाप खा रहा था, ठीक है? तुम्हारी मम्मी ने मिक्स वेज की भाजी करी थी और मम्मी के मन में तो मम्मी ने एकदम होटल जैसी मिक्स वेज की भाजी करी थी और तुमको मालूम था उसमें बस शिमला मिर्च एंड बटाटे एंड टमाटर लग रहा, तो तुमको नहीं खाने की थी. तो तुम नाटकं कर रहे थे, "नहीं-नाही, मैं चटणी के साथ खा लेता." फिर पप्पा थे उधर बैठे हुए, पप्पा ने बोला, "गपचूप खाय." आणि चटणी का डब्बा पप्पाने खींच लिया आणि खाया था. आणि पप्पा ने और 2 चम्मच भाजी डाल दी, "अब खा." ठीक है? तो तुमको पप्पा थे जब तक बैठे वाले, फायर. तुमको गपचुप जो शक्कर तुम खाने रहे थे, नाटक कर रहे थे, वो भी तुमको खानी पड़ी, वो भी तुमको डिसॉल्व करनी पड़ी. पप्पा गए, हम बता-बता तुम उल्टे करने वाले थे, जाके थूकने वाले थे सारा और बाहर से कुछ वड़ा पाव, वड़ा पाव कुछ खाने वाले थे. तो ये कूल होने वाला है, कूल. लेकिन कूल के बाद हम लोग अपेक्षा क्या कर रहे हैं कि अभी क्या बनेंगे इधर क्रिस्टल्स. लेकिन ऐसे नहीं बनते. क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए ऑलरेडी जो एक क्रिस्टल है, एक बना हुआ क्रिस्टल, एक खड़ी साखर का टुकड़ा जो है, खड़ी साखर का टुकड़ा, वो धागे से इस पे लटका देना पड़ता है. और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसमें के पार्टिकल्स आके जो है उसको चिपकते जाते हैं और ये क्रिस्टल विथ टाइम बड़ा, 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 बड़ा होते चले जाता है. और फिर ये खड़ी साखर का इतना बड़ा दगड़ मिलता है अपने को. समझ रहा क्या? 1-2 दिन रख के. तो जो पहला अपन एक बार खड़ी साखर का क्रिस्टल डालते, उसको बोलते हैं सीड क्रिस्टल. अब प्लीज़ कोई ये 5-8 सवाल मत पूछना कि पहली बार जब क्रिस्टलाइज़ेशन क्या होगा, तब खड़ी साखर का टुकड़ा कहाँ से आया? आया था वो, ठीक है? सोना पहले मुर्गी आई, पहले अंडा आया. आया था, कुछ तो आया था, ठीक है? तो ऐसे इसको बोलते हैं सीड क्रिस्टल. क्रिस्टलाइज़ेशन के पहले के ज़माने में अलग तरीके रहे होंगे. म्हणजे अगर सीड क्रिस्टल नहीं भी डाला तो बाजू में बनते थे क्रिस्टल, कंटेनर के वॉल पे. खरगुड़े-खरगुड़े, पतले-पतले से क्रिस्टल वगैरह बनते थे. फिर उसको निकाल-निकाल के मज़ा नहीं आता था. ठीक है? पतला-सा बनता था वो एकदम. ऐसे नहीं समझ लो कि खपली निकाल रहे हो, पढ़ाई. खपली जैसा पतला-पतला. बाद में खपला निकला. ये हमने करा था. ठीक है? तो ये सीड क्रिस्टल का मैं तुमको एक छोटा-सा वीडियो दिखा दे रहा. सारा आज की रिकॉर्डिंग पे कॉपीराइट आएँगे. तो ये देखो भाई, ये मानुषिक खत्री है. इसको बहुत बार देखा ना तुमने काका को? हाँ, ईवीएम के टाइम इसका पूरा कंप्लीट करने को बोला था मैंने. ये है अमित शाह. दिखने में मितांशु जैसा है ये वैसे. एक मिनट, ये ऑनलाइन जिनके कैमरा बंद है, इनको रिमूव कर देता हूँ. बोलना नहीं चाहिए ना, मैंने ऐसे से रिमूव कर देना चाहिए. पोरवाल जी, कोचर जी उड़ जाते थे, चलो जाते. इतने बार बज गया, अगले बार. हाँ, अभी सब जन देखो, ये अमित शाह काका अपने को सिखाएंगे कैसे क्रिस्टलाइजेशन करना. ठीक है? कैसे कुछ हिंदू अगर संगठित रहे, तो उससे बहुत सारे हिंदू संगठित हो सकते हैं. देखो. Well, I mean, the process of crystallization. Let's try to choose the solution of copper sulfate. देखो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का. Copper sulfate. First, we will make a super saturated solution of copper sulfate. अब ये जो कॉपर सल्फेट का वो ब्लू ब्लू सॉल्यूशन था ना थोड़ी देर पहले, वो बहुत नाटका कर रहा था. वो बोल रहा था बस आता ले, अभी बहुत कॉपर सल्फेट और नहीं जाएगा, मेरे को पाउडर और मत डालो कॉपर सल्फेट का, और मैं नशा नहीं कर सकता. उन्होंने बोला साले तू करेंगा, चटके दे दे करेंगे. तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इस पे रखा. ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे बनाया था? पानी के अंदर कॉपर सल्फेट को मिला के. और हम और कॉपर सल्फेट डाल रहे थे ना, तो साला मिल ही नहीं रहा था, उसमें मिक्स ही नहीं हो रहा था. और हमने बोला कैसे मिक्स नहीं होगा साला, करके देंगे. तो हमने उसको गर्म करना चालू किया, हीटिंग चालू कर दी उसकी. और थोड़ा-थोड़ा करके कॉपर सल्फेट का पाउडर डालते चले हम उसमें. ले बेटा ले. ठीक है? तुम्हारे पापा बैठे लेते, तुमको मिक्स वेज खिला रहे. खा बेटा, अभी पूरी भाजी खत्म करेंगे. ठीक है? जो कॉपर सल्फेट पहले मिक्स नहीं हो रहा था, पहले नीचे बैठ जा रहा था, अब वो नाटका-नुटका बंद हो गया उसके.
हो गया, हो गया, गर्म करा ना इसलिए हो गया हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसके बाद में हम एक छोटा सा खड़ा लेंगे कॉपर सल्फेट का, बड़ा भी रह सकता है छोटा भी रह सकता है, अतिशय टेबल शुगर जितना, घर की साखर का एक खड़ा जितना भी रहा तो भी भला मोटा क्रिस्टल बनता है उससे। देखो अभी काका क्या करेंगे। पेंसिल को लटका दिया बस थ्रेड, ये हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन उठा के भटकन नीचे डाल दी, ये थ्रेड पे भी आके चिपक जाते, सारे क्रिस्टल बनना चालू है। अभी पूरा घुले वाला है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। उस पानी के अंदर जितना कॉपर सल्फेट रह सकता है उससे भी ज्यादा घोल के रखे वाला है हमने उसको, क्योंकि उकाड़ दिया था हमने उसको। और इसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दो, कुछ दिन बाद आके जब हम निकालते हैं उसको, बन गया, दिख रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा प्रॉपर क्रिस्टल बन चुका है। The salt from this supersaturated solution gets precipitated out when the solution returns to room temperature. इधर भी प्रेसिपिटेशन ही हो रहा, बाहर निकाल दी जा रही है, एक्स्ट्रा की जो एक्सेस सॉल्ट है वो बाहर फेंक दी जा रही है। और तुम देख सकते हो वो जो बीकर है उसके नीचे कंटेनर्स पे भी बैठे वाले हैं। इधर बोर्ड पे शायद अच्छे से ना दिख रहा हो, नीचे वॉल पे भी छोटा छोटा बारीक सारी क्रिस्टलाइजेशन होने वाला है, अंदर खपली बैठे वाली नीचे नीचे में, और ये बाहर खपला निकल गया, ठीक है। और एक हाथ कोई शॉर्ट वगैरह होंगे तो वो देख लेते हैं, कॉपीराइट आए वाले चाहिए। एटी सीरीज का गाना क्या, ये वाली रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं अपनी, क्रेजी क्या, भारी दिख रहा था, इमरान खान, अरे दैट इज फाइन। ये घर पे कुटाने करके देख सकते हो, तुम शक्कर के साथ कर सकते हो, घर पे कॉपर सल्फेट तो नहीं पर शाकर है ना, घर पे कर, समझ गया सबको। तो ये जिसको पढ़ना है देख लो, पढ़ लो, ध्यान रहेगा ना क्रिस्टलाइजेशन, ये पढ़ लो एक बार, पढ़ा नहीं तुमने, जल्दी पढ़, कली वाली भी बोल रहा, पढ़ ले। ऑनलाइन पढ़ो सब जन, इतना तो अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया सालो, हो गया क्या। तुमने वो देखे होंगे पतासे, लाए पतासे, वो पतासे भी डोरी में बांध के आए वाले रहते हैं, क्योंकि वो सब क्रिस्टलाइजेशन से बनते हैं, वो शुगर सिरप का ही क्रिस्टलाइजेशन होता है। हाँ तेज, देखा है ना, सब डोरी को लटका के बने वाले रहते हैं सारे के सारे। तुम भी डाल सकते हो दुकान, तुम्हारी ये कुछ पढ़ाई विढ़ाई में जिंदगी में कुछ नहीं होता। लाए पतासे, लाए बाजरी से बनाते ना, है ना, बाजरी का पॉपकॉर्न बोले तो लाए, और मक्के का पॉपकॉर्न बोले तो पॉपकॉर्न, और ज्वारी का पॉपकॉर्न बोले तो पॉपकॉर्न। ये देखो, ठीक है, ये तो पढ़ लिया। हाँ, सबको हाइड्रेटेड और अनहाइड्रेटेड समझता है ना, आगे चलने के पहले बस एक बार, 9वीं वाले बच्चे बाद में रोए नहीं, इसलिए देखो ये हाइड्रेटेड सब्सटेंस रहते हैं ऐसे, जिनमें डॉट H2O चिपके वाले रहते हैं, पढ़ा है ना हमने पहले ये। और अनहाइड्रेस जिसमें ये डॉट H2O चिपके वाले नहीं रहते। अगर तुम हाइड्रस को बहुत स्ट्रांग हीट करो तो उसमें जो H2O चिपके वाले रहते हैं वो भाग जाते हैं वहां से। CuSO4.5H2O है ना, ये ब्लू कलर का रहता है, उसको जब तुम स्ट्रांग हीट करो और उसमें का पानी भाग जाए तो जो CuSO4 बचता है वो व्हाइट कलर का रहता है। ठीक है, हाइड्रेटेड रूप में रहा, हाइड्रेटेड जब पानी था
ठीक है। तो ब्लू कलर का था और पानी भाग गया तो फिर व्हाइट कलर का हो गया। और व्हाइट कलर का होने के बाद जब सारी उसकी वेपर भाग गई भसकंदी से, वापस तुमने पानी डाल दिया तो वापस से ब्लू कलर का हो जाएगा। एक छोटा सा एक्टिविटी देख लेते हैं उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अभी इतना नींद में या इतने ख्यालों में हैं, उन्होंने सुना नहीं कौन सा ब्लू कलर है कौन सा क्या है। हीटिंग ऑफ हाइड्रस। हाँ ये देखो, ये अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है व्हाइट कलर का। ये, और इसमें अभी पानी नहीं है, अनहाइड्रस है, पानी नहीं है इसमें। जैसे ही थोड़ा सा भी पानी डालेंगे लगेज ब्लू कलर का हो जाएगा, क्योंकि .5H2 आ जाएगा, कलर बदल जाएगा उसका। ठीक है। और अगर ब्लू कलर वाला है और उसको हीट करा, साइड साइड का होने लग गया व्हाइट। ठीक है। हाँ भाई। और ये तुम्हारे पास में थोड़े से देखो अनहाइड्रस और हाइड्रस सॉल्ट से, तुमने ये एकदम लगी रट्टा मार के रखने के पहले लिखा है वाला ये सेम टेबल, पक्का। एक बार वही सेम चीज खोल के चेक कर लो कि कुछ मिसिंग तो नहीं तुम्हारे पास। पहले हाइड्रेटेड वाला देख लो। बच्चे बोल रहे कि लिखा है हुआ है पहले। सब जन नोट्स खोल के एक बार देख लो। जितना पीछे जाना पड़े नोट्स में, अपने अपने नोट्स में जाओ और देख लो। ऑनलाइन बच्चे ने इस पे स्क्रीन शॉट खींचते रहते, हम वापस फोन की गैलरी कभी खोल के देखते नहीं लिखने के लिए। नोट्स खोलो और पीछे जाके देखो। पर ये 8 के 8 है क्या उसमें, तो चेक कर लो तुम सीक्वेंस में एकदम। ये 8 जो बोर्ड पे है वो 8 तुम्हारे पास है क्या बुक में, एक आधा मिसिंग तो नहीं है। इतना हाइड्रेस वाला है ना, हाइड्रेटेड वाला है ना सबके पास। ऑफलाइन में बहुत बच्चे कंफर्म कर रहे हैं, तो ऑनलाइन वालों का भी तो कभी मैं पढ़ाया हूँ ये। और ये, हाँ क्या नहीं है, हाँ अच्छा ये अनहाइड्रस सॉल्ट्स में, ये वाले सॉल्ट्स में .H2O नहीं आता, तो इसका एग्जांपल लिख के रखना है तुमको। बड़जबरी डालोगे तो भी नहीं होगा, सॉल्यूशन बन जाएगा इसका, डिसॉल्व हो जाएंगे ये हाइड्रस अनहाइड्रोस नहीं रहता। ये वाला जो K2SO4 है, KCl, APPCl2, उधर जो है ना सारे एनहाइड्रस सॉल्ट क्रिस्टल्स, उसमें तुम पानी डालोगे भी तो वो पानी में शक्कर के जैसा, नमक के जैसा डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। और ये बाजू वाले जो सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट, इस पे तुम पानी डालोगे तो उसको अब्सॉर्ब करके वो सॉल्ट का हिस्सा बना लेगा, कलर बदल देगा अपना, थोड़ा फूक जाएगा और सॉल्ट ही रहेगा, सॉलिड ही रहेगा। ठीक है। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स पानी सहन कर सकते, अनहाइड्रस सॉल्ट्स पानी सहन नहीं कर सकते। तो अनहाइड्रस का एग्जांपल कुछ लिखने हैं तो लिख लो, 6 दिए वाले वहां पे। सब जन कैमरा के सामने बैठो ऑनलाइन, सब जन कैमरा के सामने बैठो ऑनलाइन। अनहाइड्रस लिख लिया सबने। ये ध्यान रखना, पोटेशियम का सल्फेट, पोटेशियम का क्लोराइड और पोटेशियम का नाइट्रेट, मतलब के का SO4Cl NO3, और सल्फेट और किसका, अमोनियम का, क्लोराइड किसका, लीड का, नाइट्रेट किसका, सोडियम का। ये 6 एनहाइड्रस सॉल्ट के एग्जांपल दिए वाले हैं।
इसकी तुमको जो ट्रिक बनाना बनाओ, गाने भी कुछ भी, और रट्टा मार के रखना। बार बार रिवीजन करना, बार बार इसको रिकॉल करते रहना, देखते रहना नोट्स को। चले आगे बढ़े क्या? पोटेशियम का सल्फेट भी है, क्लोराइड भी है, नाइट्रेट भी है। और अमोनियम का सिर्फ सल्फेट है। लीड का सिर्फ क्लोराइड है, लीड 2 का। और सोडियम का नाइट्रेट है। ये 6 सॉल्ट्स है नाइट्रस है, और भी बहुत रहते होंगे, लेकिन ये 6 तो है। फिर बच्चों ये हमने पहले पढ़ा हुआ है ना, एफ्लोरेसेंस और डेलिक्वेसेंस। ठीक है। एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस क्या रहते हैं? जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है, लेकिन अगर उनको हमने हवा में रख दिया तो उनका सारा का सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भाग जाता है, उनको छोड़ के। ठीक है, उनको छोड़ के डायरेक्ट भाग जाता है। यानी उसका उल्टा रहता है डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस। डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस को अगर हमने हवा में रख दिया, कटोरी में डाल के उगड़े में रख दिया, तो हवा का वाटर वेपर यूज कर करके, एब्जॉर्ब कर करके वो और हाइड्रस बन जाते हैं। तो एफ्लोरोसेंट जो है ये लूज खुद का हाइड्रेशन। ये बच्चा बाहर खेलने को गया कि इसको पानी पीने की ध्यानिश नहीं है। ठीक है, पूरा डिहाइड्रेट हो जाता है बच्चा। अनडेलिक्वेसेंट, ये बच्चा निस्ता खेलते टाइम पेप्सा पी, कोल्ड ड्रिंक पी, थम्स अप पी, स्टिंग पी, इसकी चालू रही दिन भर बाटले बिटले। डेलिक्वेसेंट जो है एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, ऑलवेज हाइड्रेटेड। ये ध्यान रखना। और एक दिया था तुमको, एक पढ़ा था हाइग्रोस्कोपिक। वो ऐसा रहता है, वो इतना पानी सोखता है, इतना पानी सोखता है, इतना वाटर एब्जॉर्ब करता है कि उसका सोल्यूशन बन जाता है, रखे रखे उसका सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, 3 चीजें पढ़ा के रखिए, विथ एग्जाम्पल एग्जाम्पल सब लिखा के दिए वाला है तुमको। ये लिखना हो तो लिख सकते हो तुम। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देखो। वॉशिंग सोडा जो है निरमा, जब निरमा आता है, जब पुड़े में तुम निरमा लाते हो, तो .10 H2O रहता है। उसको खुले में पुड़ा फाड़ के बर्नी में भर के रख देते ना, बर्नी खुली करके रख दो। तो अगर जितनी ज्यादा खुली रहेंगी बर्नी, जितनी ज्यादा खुली रहेंगी, वो और ऐसे हाथ को टोचने वाला नुकीला नुकीला सा पाउडर बनेगा, बारीक बारीक होगा, और वो ठीक है, उसमें का वाटर जाएगा, माऊ माऊ नहीं रहेगा। और उसके विपरीत है तुम्हारा वो कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, वो सारा। उसको अगर तुमने उघड़ा करके रखा तो उसके गोले गोले दगड़ दगड़ बनना चालू हो जाते हैं, वो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करते रहता है। तो कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, ये सारा का सारा डेलिक्वेसेंट में रहेगा। और इफ्लोरोसेंट में जो पानी छोड़ देते, पहले 10 H2O था, अब 1 H2H है। पहले 5 H2O था, अब H नहीं। पहले 10 H2O था, अब H नहीं। ठीक है, इफ्लोरोसेंट जो पानी दे देते, डेलिक्वेसेंट जो पानी ले लेते। बात समझ रहेगा क्या? ठीक है, अगर ये लिखना है तो लिख सकते हैं। देखो क्या दिया इधर, इफ्लोरोसेंट क्रिस्टल्स थे, और बाद में तुम्हारे पास उसका एमोरफस पाउडर बचा। और डेलिक्वेसेंट क्रिस्टल थे, उसका इतना पानी सोखा वो कि वो डायरेक्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया उसका। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इतना पानी सोखता है वो। ऊपर वाले फोटो भी दोनों उतने ही जरूरी जितने नीचे के एग्जाम्पल, जो भी लिखना है लिख लो। और भूलना मत, भूलना मत। खाली बोली तुम्हारी लर्निंग लेने को बुलाया करो। उधर बोला रहो, आ जाओ। विराज तो लिख रख बेटा कुछ। लेक्चर होने के बाद तेरे को 5 बार लिखने लगा, नोटबुक चेक करता हूँ सबकी। सारे एग्जाम्पल रट्टा मार के रखना। ऑनलाइन सब कैमरा के सामने बैठो, नहीं तो अभी उड़ा देता। सबका हो गया, चले क्या आगे? कल भी मॉर्निंग क्लास है। आज क्या पढ़ा था हमने? हाँ, 4 मेथड से।
-19/43 और 3/43 ऐसे कुछ तो था ना, 2/43। हाँ, ऐसे कुछ तो था। वो क्लैरिटी आई ना कि वो क्या रहते मेथड, और वो सबसे भारी कौन सी रहती? डिटर्मिनेंट, क्रेमर्स रूल। तो लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल भी पढ़ेंगे अपन, सब्स्टिट्यूशन से भी पढ़ेंगे। और कल ग्राफिकल पढ़ेंगे, ग्राफिकल पढ़ती 3 वेरिएबल, और 3 वेरिएबल एक बार सब्स्टिट्यूशन से भी पढ़ेंगे, और फिर डिटर्मिनेंट से पढ़ेंगे डायरेक्ट क्रेमर्स रूल से। अब्सेंट मत रहा करो, तुम्हारा बहुत सिलेबस मिस होगा। और जो इस साल नवी में, वो बाद में अगले साल रोना मत कि हमको नहीं पढ़े वाला है मैथ्स। चलते हैं वो आगे। ये कुछ भाषण दिया है, ये काली काली लाइन भी लिख लो, और नीचे के 2 पॉइंट पढ़ लो। और जो आइटैलिक में दिए रहते हैं ना, स्लांट करके जो वर्ड्स दिए रहते हैं, वो बहुत जरूरी रहते हैं। वो वाले वाक्य बहुत पढ़ने। जो भी ये क्रिस्टल रहते हैं, अगर वो क्रिस्टल का वेपर प्रेशर ज्यादा रहा, बहुत ज्यादा रहा, आजू बाजू के नमी से, ओलसरपने से, ठीक है, ह्यूमिडिटी के वेपर प्रेशर से बहुत ज्यादा रहा, तो इफ्लोरेसेंस होता। ठीक है, इफ्लोरेसेंस की कंडीशन क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ क्रिस्टल माइनस वेपर प्रेशर ऑफ ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर देन 0। क्रिस्टल्स का वेपर प्रेशर ज्यादा रहना चाहिए ह्यूमिडिटी के वेपर प्रेशर से। तो जब अब ह्यूमिडिटी अगर ऑलमोस्ट 0 रहे, क्रिस्टल का तो वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ तो होता ही। ह्यूमिडिटी अगर बहुत कम रही, मतलब उसका वेपर प्रेशर भी बहुत कम रहा, और क्रिस्टल्स का कुछ ना कुछ तो है ही। क्रिस्टल्स का मान लो 10 है, और ह्यूमिडिटी एकदम है ही नहीं, सूखा सूखा मौसम है एकदम, समर है, 0 ह्यूमिडिटी एकदम। तो 10 - 0 ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा इस टाइम पे? इफ्लोरेसेंस के लिए अच्छी कंडीशन है, इफ्लोरेसेंस होगा। इफ्लोरेसेंस होगा मतलब पानी छोड़ के भाग के चले जाएगा, कि पानी आ जाएगा? छोड़ के भाग जाएगा उन्हाड़े में। समर की बात चल रही है, पानी छोड़ के भाग जाएगा, निरमा खोल के रख दो। और डेलिक्वेशंस तब होगा जब वेपर प्रेशर ह्यूमिडिटी का ज्यादा है। ठीक है, ह्यूमिड ज्यादा है वातावरण, बहुत ओलसर ओलसर गीली गीली सी हवा है, कपड़े जल्दी सूखने रहे, बरसात का मौसम है। उस टाइम पे अगर तुम्हें खाली ढाबे डूबे पे खुले कटोरी में नमक पूरा खाली करके रख दो, तो शुरू शुरू में नमक 1 2 दिन अच्छा रहता, फिर उसके गोले गोले से बनने चालू होते, एकदम गोले मतलब गोले नहीं, पर वो थिक थिक होना चालू हो जाता है एकदम से। या डब्बी के अंदर अगर नमक रखा है तो बाहर ही निकलता नहीं नमक, क्योंकि उसके गोले बड़े साइज के बन जाते हैं सारे। समझ में आ रहा क्या? ठीक है, लिख लो। उससे कुछ इम्प्यूरिटी नहीं मिक्स होती नमक में, बस वाटर वेपर मिक्स होते रहते। डेलिक्वेशंस मतलब पानी एब्जॉर्ब करना, खुद के अंदर पानी लेना। और डेलिक्वेशंस तब नहीं होता है जब सूखे सूखे कंडीशन हो, उन्हाड़े में पानी नहीं रहता हवा में, तो एब्जॉर्ब क्या करेंगे? और बरसात में एयर के अंदर ही वाटर वेपर इतना ज्यादा रहता है कि कोई भी सब्सटेंस उसको एब्जॉर्ब करते रहता है। सही नाम है उसका, सही।
मदद करता हूँ बहुत। चलो हो गया। ये ऐसा किधर ऑप्शन आए ना भाई स्टार वाला, तो बाद में रोना मत। वेपर प्रेशर ऑफ क्रिस्टल माइनस वेपर प्रेशर ऑफ ह्यूमिडिटी ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो। एकदम ऐसे ध्यान रहने कौन चीज है, इतनी रिवीजन रहनी तुम्हारी दिन रात नोटबुक की। 10वीं के बच्चों, थर्सडे मॉर्निंग को पेपर होगा तुम्हारा सुबह, फुल सिलेबस आई कैड वाला। वो दोस्तों फिर में आके आंसर की लिख देंगे, ओएमआर लिख देंगे। चेक करेंगे, नहीं नहीं छुट्टी नहीं मारनी, 1 घंटे का जैसे 6 से 7। दिया तो दिया, नहीं दिया तो तुम्हारे वो 1100 में होने के चांसेस खत्म। अच्छा है। भैया थर्सडे को हमारा पेपर है स्कूल में। फ्राइडे को है क्या स्कूल में पेपर एमपीएस का? थर्सडे को है, आप थर्सडे बोले। तो फ्राइडे को है क्या, मैं आगे करा सकता फिर? फ्राइडे फ्राइडे को। को नहीं। फिर थर्सडे शाम को लेते। रुको, एमपीएस वाले उस दिन हाफ डे में जाएंगे ना, 2 बजे घर पे आ जाएंगे ना। हाँ। हाँ। 3:30 बजे पेपर लेंगे उस दिन अपन। थर्सडे को दोपहर में 3:30 बजे। खरीदे तुझे लेने का है, नहीं तो साइंस नहीं ले। मैंने लिख के भी डाला ना ग्रुप पे, साइंस नहीं लेने का। मैंने लिया तो गिर के हॉस्टल में डाल दूंगे। खलूस नको भाई, तो एकदम दूर। तू आर्ट्स भी नको। बिजनेस कर बिजनेस। ये लॉ। सच में बोल रहा, मजाक नहीं कर रहा, बिजनेस कर, सीएस प्लस एलएलबी कर बस। सिर्फ एलएलबी मत कर। कंपनी सेक्रेटरीज प्लस एलएलबी, वो हो जाएगा। तो मेहनत करो तो उतने 2 एग्जाम निकल जाएंगे। वो बहुत अच्छी, वो यूजफुल रहेगी एक्चुअल में। हाँ, ये कॉमन सॉल्ट के साथ देखो क्या होता है, नमक जब ढाबे पे रखा रहता है तो मॉइस्ट हो जाता है वो ऑन एक्सपोजर टू एयर। ठीक है। ब्ला ब्ला ब्ला। और ये सारा भाषण पढ़ लेना बाद में वहाँ का। देखो ये देखो, देखो 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 क्या है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या रहते हैं, मैंने पहले से थोड़ा गलत बता दिया। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस जो है ये चेंज नहीं करते इनका स्टेट। डेलिक्वेसेंट ऐसे रहते हैं जो इतना पानी ऑब्जर्व करते, इतना पानी ऑब्जर्व करते, डायरेक्ट लिक्विड बन जाते। ठीक है, खुले में रखा है एक आधा सब्सटेंस, वो हवा की इतनी वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर रहा है, इतनी वाटर वेपर बैठे बैठे इतना एब्जॉर्ब कर रहा है। तुम्हारे स्कूल के साइंस लैब में होगा एक आधा नमूना। जैसे कि डेलिक्वेसेंट का एक आता है एग्जाम्पल, CaCl2 ले लो। CaCl2, अगर तुम्हारे स्कूल में CaCl2 रखे वाला है और साइंस लैब में यार, तुम उसका शैतानी करने के लिए तुम उसका डब्बा खोल के रख के आ गए, लीड ढक के रख के खुला करके आ गए, बस ऐसा ऊपर से हल्का रख दिया, वो भी थोड़ा गैप देके हवा रखने की कोशिश को। तो 2-3 दिन तक साइंस लैब में जाने का ज्यादा काम नहीं पड़ा। 2-3 दिन बाद जब सर गए तो पूरा CaCl2 जो पाउडर भरे वाला था वो व्हाइट व्हाइट डब्बे में पूरा लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, इतना पानी ऑब्जर्व करता है CaCl2, बड़ा हो जाता है CaCl2। वाइब्रेंट एकेडमी। ठीक है, तो ऐसा सारा सर रहता है, ध्यान रहेगा कि सब बच्चों को। तो ये हाइग्रोस्कोपिक जो है, ये इतना पानी ऑब्जर्व करता है, इतना पानी ऑब्जर्व करता है, फिर भी अपना स्टेट नहीं बदलता। डेलिक्वेसेंट बहुत पानी ऑब्जर्व करता है, बहुत पानी ऑब्जर्व करता है, और खुद अपना स्टेट भी बदल देता है। नमक रखा था, नमक का ढाबे पे कटोरी में पानी बन गया, तो ये का है पाउडर पाउडर पानी। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि सब बच्चों को? अगर तुमको कुछ भी लिखने का है तो लिख सकते हैं, ये यहाँ पे दी ये चीज है। CaCl2 हाइग्रोस्कोपिक का ऐसा लगा एग्जाम्पल। दूसरा लो एक आधा डेली क्वेश्चन में, पीछे भी तुमने डेली क्वेश्चन में 5 लिखे ना, FeCl3 है क्या? FeCl2 है ना, तो FeCl2 ले लो। मैंने जो एग्जाम्पल बोला कि स्कूल में FeCl2 अगर वो ढक्कन खुल के आ जाए ना, फुटन में देंगे। अरे वो छोटे रूम के डिजिटल बोर्ड पे चिंगम किसने चिपकाया था? नहीं नहीं, कल सब बच्चे नहीं थे ना। तुम में से थे 9वीं 10वीं वाले में से। कल तो देखा मैं, कल सुबह। ना परसों तरसों ऐसे में होगा कुछ, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर। नहीं, मेरे में जितनी ध्यान की शक्ति है, मैं जरूर कोशिश करूंगा उस बच्चे की इस जन्म में आई भाई नहीं हो जाए। इस जन्म में उसकी पूरी फैमिली की वाट लग जाए। आगे चल।
चल तू कर, लिख भाई। बन जाओ बच्चा, मुल्ला बन जाए। बाकी काम मौलाना कर ले। चलो करो चलो। लिख लिया क्या? हाइग्रोस्कोपिक के एग्जाम्पल लिखे एक नीचे के। बाद में बोलना मत पीटू वो पाई सिलिका जेल, हमको पढ़ा नहीं था। लिख लिया क्या सबने? ये केमिस्ट्री का वो यूनिट है जो थोड़ा रट्टा मारने जैसा रहता है, बाकी वापस रुदरफोर्ड बोरा जाएगा, वो रटना नहीं पड़ता। ये कुछ चीजें हैं। 10वीं के केमिस्ट्री में क्या क्या रटना पड़ता है? पहले चैप्टर में सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन रट्टा मार के रखने पड़ते हैं। और करोजन किसको होता है और क्या होता है, नहीं फिर सेकंड एसिड बेस सॉल्ट में तो भरपूर रट्टा मारने जैसा, जो कॉमनली नोन कंपाउंड है पहले इसमें। हाँ, प्रेसिपिटेट भी रट्टा मार के रखने पड़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में, और कौन से प्रेसिपिटेट का क्या कलर है ये भी ध्यान रखना पड़ता है। और कौन सी गैस का इवोल्यूशन हो रहा है वगैरह, वो रटने वाले केमिकल रिएक्शन रटने पड़ते। वो बहुत नहीं है, 50 है करीब। और फिर बाद में हजारों केमिकल रिएक्शन तो बिना रटे ही हो जाते हैं, इवन कार्बन चैप्टर तक के रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट से हो जाते हैं। ठीक है। फिर दूसरा चैप्टर जो एसिड बेस सॉल्ट है, उसमें एक वो पीएच वैल्यू का टेबल थोड़ा आइडिया रहे, फेमिलियर रहे, नाइन्थ स्टेट बोर्ड में अच्छा दिए वाला है, वो रटो या 10वीं में है। संजू भाई, ये देखो तो, पीएच का फॉर्मूला है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो संजू भाई, जो लॉग के नीचे बेस नहीं लिखा रहता उसका बेस कितना रहता? मान लो कि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -3 है, मोलैरिटी है ना, कॉन्सेंट्रेशन, ये ऐसा रेक्टेंगल ब्रैकेट आया ना, स्क्वायर ब्रैकेट, तो वो मोलैरिटी रहती, मोलैरिटी। तो किसी की हाइड्रोजन की मोलैरिटी 10 की पावर -3 है। तो इधर फॉर्मूला में रख दो अभी तुम 10 की पावर -3, तो इसको अपन रीराइट करेंगे माइनस लॉग टू द बेस 10 10 की पावर -3। तुमको याद है संजू, वो जो ऊपर रहता -3 वो सामने आ जाता, माइनस ऑफ -3 3 हो जाएगा, और लॉग 10 टू द बेस 10 1 हो जाएगा। पीएच कितना हो गया? 3। तो ये सॉल्यूशन हाईली बेसिक है कि अल्कलाइन, एसिडिक? समझ सबको ये? फिर इसमें कुछ विचित्र चीजें अलग है अभी की, अगर तुम्हारे पास में हाइड्रोजन है, सॉल्यूशन में पड़े वाला हाइड्रोजन है, लेकिन वो 10 की पावर -7 है। सॉल्यूशन में हाइड्रोजन है, जो एसिडिक सॉल्यूशन है, और वो 10 की पावर -7 मोलर है। तो कोई गाउठी बच्चा रहेगा तो वो क्या करेगा, माइनस लॉग 10 की पावर -7 और 10, और वो पीएच इसका कितना लाएगा, 7, बोले तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। लेकिन इसमें हाइड्रोजन तो है सॉल्यूशन में, तो वो एसिडिक रहना चाहिए। तो फिर उसका पीएच कैसे होता? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे तुम विचार करते बैठ। फिर उधर उधर जाके, फिर वहां पे जाके तुमको वो पढ़ाते ना स्कूल में कि H+ आयन रिलीज होने के बाद में H2O के साथ कंबाइन होके H3O+ बनाता है ना, एसिड का हाइड्रोलिसिस। फिर वो चीजें तुमको वहां पे काम आती है ऐसे। तो ये वाला अच्छा क्वेश्चन बनता है कि 10 की पावर -7 मोलर वगैरह ना, तो एनटीएससी में मतलब एक बार तुमने पढ़ लिया तो तुमको बस बट ऑब्वियस ध्यान रहेगा। जैसे जो बच्चों ने समझो, तुम में से कोई बच्चों ने ये पढ़ के रख लिया 7 + 2√6 का क्यूब रूट कैसे निकलते हैं, एक बार अगर ध्यान से पढ़ लिया कि अच्छा हाँ इधर ऐसा ऐसा बनाना पड़ता, या स्क्वायर रूट पढ़ लिया, स्क्वायर रूट को यहाँ पे हाँ 2 बनाना पड़ता, नहीं फैक्टर सोचने पड़ते, बस हो गया, खत्म हो गया, वो बच्चे का आ जाता उसको। ठीक है, √6 + √1 का होल स्क्वायर हो गया वो। केमिस्ट्री के लिए क्या? हाँ नहीं नहीं, 1 पॉइंट नहीं, 1.776, हाँ वो लॉग लॉग लगा के आंसर आता है। इसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10 की पावर -1.5। इसमें हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10 की पावर -2.5। तुमने दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया, तो इसमें हाइड्रोजन की, अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसमें हाइड्रो ये 10 की पावर -1.5 क्या है, मोलैरिटी है, म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन है। और ये दूसरा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन है। तुमने दोनों को मिक्स कर डाला, तो फाइनल जो सॉल्यूशन है उसमें N1 + N2 अपॉन V1 + V2 होने वाला है ना, फाइनल टोटल मोल्स अपॉन फाइनल टोटल सॉल्यूशन।
तो तुमको अगर एक फ्रैक्शन दिया है ए बाई बी, तुमको दूसरा फ्रैक्शन दिया है सी बाई डी, और तुमको पूछा ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी की वैल्यू निकालो, तो मैथमेटिक्स आ गया ना वहाँ पे। तो सोचते बैठो वो मैथ्स अभी। ठीक है। और उससे निकल के आएगा फिर, उससे सॉल्व होगा। समझा कि? ठीक है, इतना मैंने हिंट दे दी ना तुमको, कि तुमको दो फ्रैक्शन दिया है, एक ए बाई बी दे करके रखा है, एक सी बाई डी दे करके रखा है, कुछ तो भी वैल्यू, इसकी 3 दी वाली, इसकी 5 दी वाली, और तुमको पूछा ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। अब तुम दिमाग लगाओ कि ऐसे इससे क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे इससे ये सारा सारा। अगला वाला, हाइड्रेटिंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये हमने पढ़ के रखा है पहले ना। हाँ, ये वाला पहले पूरा लिख के रखे वाला है सारा का सारा। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, ये वाला यूनिट भी मैंने यही सेम बुक से पढ़ाए वाला है। ठीक है। तो ये मैं आगे चल रहा, ये वाले रिएक्शन भी पहले हुए वाले हैं। खत्म 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 शायद। ये देखो, क्या बोल रहे हैं अपने को, डिटर्जेंट क्यों यूज करना चाहिए सोप के बजाय। हार्ड वाटर में अगर तुम बोर के पानी से कपड़े धो रहे, तुम्हारे घर पे अगर मान लो नल को पानी नहीं आ रहा उन्हाड़े में बहुत दिनों तक, लेकिन तुम बोलेंगे हमारे क्या, हमारे घर पे तो बोर है, बोर का अनलिमिटेड पानी है, और तुम गधे चाले कर रहे, तुमको लग रहा बोर के पानी में कपड़े धोने से कपड़े साफ हो जाएंगे, नहीं होते। ठीक है, बोर का पानी हार्ड वाटर रहता, क्योंकि वो जमीन के इतने अंदर रहता, तो उसमें भलते सारे सॉल्ट्स मिले वाले रहते। तो उसमें अगर तुमने सोप यूज करी तो दिस दिस समथिंग समथिंग रिएक्शन होती है। एस टी मतलब क्या है, एस टी म्हणजे कोई बता सकता आखे 10वीं में से, कम से कम? नहीं, वो एस टी म्हणजे जो है कोई एलिमेंट नहीं है। एस टी म्हणजे कोई एलिमेंट नहीं, स्ट्रॉन्शियम नहीं, टिन नहीं, कुछ नहीं। कोई अखे 10वीं में बता सकता क्या? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, कार्बन नहीं। हाँ, वो सी ओ एच, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम एस टी से चालू होता है? बताओ। 10वीं स्टेट बोर्ड में पढ़ा था तुमको, सब वो रिएक्शंस खोले थे कार्बन के पढ़ाते टाइम, बड़े बड़े फॉर्मूला। उसका नाम है स्टेरिक एसिड। तुमने लिखा भी होगा नोट्स में। नहीं लिखा तो मैंने नहीं पढ़ा ऐसे मत बोलना, मैंने पढ़ा है। मैंने खोल के रखा था, तुमने नहीं लिखा, तुम्हारी गलती। ठीक है। तो ये लॉन्ग चेन ऑफ, लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट है, वो सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन, कार्बन एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और वो कैल्शियम के साथ ये सारा स्कम जो है, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। और ये NaHCO3 ये सोल्यूबल है। तो हार्ड पानी, अगर बोर का पानी तुम्हारे घर पे आता है, ठीक है, बोर के पानी में साबुन डालने से फिर वो पानी में जो है ये स्कम बन जाता है, वो नीचे बैठ जाता है सारा का सारा, और उसके बाद ये सोल्यूबल सॉल्ट बन जाती है। फिर उस पानी को तुम यूज कर सकते हैं कपड़े धोने के लिए। तो जैसे कि अगर तुमको कपड़े धोने और तुम्हारे घर पे बोर का पानी है, तो बादली में पहले बोर का पानी लो, और कपड़े उसमें भिगोने के पहले उसमें निरमा पाउडर डाल के रख दो, बहुत सारा निरमा पाउडर। ठीक है। निरमा पाउडर या सोप, उसमें सिंथेटिक डिटर्जेंट डाल के रख दो। सिंथेटिक डिटर्जेंट में बड़े बड़े स्टेरिक एसिड सॉल्ट्स वगैरह, बड़े बड़े लॉन्ग चेन रहते हैं, फटाफट होता है सारा का सारा। और सोप में जो है छोटे सॉल्ट रहते हैं, सोप बहुत छोटा छोटा फॉर्मूला रहता है सोप वगैरह का। तो तुम उसमें जो भी है बोर के पानी में सोप या डिटर्जेंट डाल के रख दो। वो ऐड करने के बाद कुछ देर 15-20 मिनट उस पानी को घुलाओ घुलाओ घुलाओ, घुमाओ बस। और उसके बाद उसमें जो तुमने वो जो कपड़े तुम्हें वॉश करने के लिए डालने हैं, फिर वो उसमें बकेट में भिगो के रख दो। उसके बाद में 15-20 मिनट खाली वो डाल के रखो पहले, तो ये स्कम बन के नीचे दिखने जैसा नहीं, लेकिन सारा नीचे बैठ जाएगा स्कम, और फिर ये बचेगा फिर। ठीक है, ये सोल्यूबल सोल्यूबल चीज है ये। तो फिर तुम कपड़े धो पाओगे, फिर वो झाग वगैरह सब बनेगा, फोम वगैरह सब बनेगा उसमें। ये वाला हार्ड वाटर का यूनिट तुमको समझ में आता है क्या, कि अभी तक कुछ पल्ले नहीं पड़ता तुम्हारे कि क्या साबुन डालने का, क्या डालने का, क्या नहीं करने का? ठीक है। मुझे तो आगे चिपन जी, देखो मैं बता देता एक बार। होता ये है, हार्डनेस इन वाटर म्हणजे पानी क्या हथौड़ी के जैसा हार्ड नहीं रहता। हम पानी क्यों यूज कर रहे हैं, H2O हम क्यों यूज करना चाह रहे हैं, किसके लिए? हमारे कपड़े धोने के लिए। अब कपड़े हमें क्यों धोने हैं? क्योंकि कपड़े पे गंदगी रहती है, डर्ट रहती है ना, गंदगी रहती है। डर्ट रहती किस चीज की है? दिन भर अगर तुम कपड़े पहन के रखते हो, तो तुम्हारी स्किन दिन भर ऑयल, तुम्हारे जो स्वेट ग्लैंड्स रहते हैं, वो ऑयल ग्लैंड्स रहते हैं, वो दिन भर स्वेट और ऑयल बाहर डालते रहते हैं। तो वो ऑयल जो है, तुमने अगर कॉटन के कपड़े पहने हुए हैं, तो वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं तुम्हारे स्किन से, स्किन को स्वच्छ रखते हैं, वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं, स्किन से उठाते रहते हैं। फिर ऐसे कपड़े अगर धोई नहीं जाए, तो ये ऑयल का जो है और स्वेट का उसमें से स्मेल आना चालू हो जाएगा।
तो इसकी वजह से कपड़े अपन धोने को डालते हैं, और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जब हम पानी से साबुन से कपड़े धो रहे हैं तो ये पानी और साबुन में जाने के बाद में कॉटन बह के ना निकल जाए, कॉटन के धागे ना निकल जाए, कपड़ा इंटैक्ट रहे, क्लोथ इंटैक्ट रहे, डर्ट निकल जाए सारी की सारी। अब अगर हम केमिस्ट्री के एंगल से देखें तो डर्ट एक कंपाउंड है, ठीक है, डर्ट एक कंपाउंड है, और ये कंपाउंड रिएक्शन करेगा दूसरे कंपाउंड के साथ जिसका नाम है सोप। लेकिन सोप जो है, सूखी सोप किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। सोप का सॉल्यूशन म्हणजे सोप इन पानी, ठीक है, सोप इन पानी, ये रिएक्शन करता है उस डर्ट के साथ में और उसको निकाल ले जाता है। और फिर हम जब शर्ट वापस पानी से बाहर निकाल लेते, सोप को सॉल्यूशन से बाहर निकाल लेते, बादली में सोप का सॉल्यूशन था, गंदा मैला कपड़ा हमने उसके अंदर डाला, तो गंदा और मैल नीचे बैठ गया और कपड़ा हमने बाहर निकाल लिया। नीचे कैसे बैठ गया? क्योंकि जो डर्ट थी, डर्ट सोप का सॉल्यूशन या सोप उसको बोली तू मेरे साथ ही रह जा, तो रह गया, यानी हमने क्लोथ्स वापस से बाहर निकाल दिया, ऊपर निकाल दिया। अब सोप जो है, सोप का सॉल्यूशन सूखे सोप के साथ तो ये रिएक्शन हो नहीं रही, सूखी सोप कभी भी डर्ट को नहीं निकाल सकती। सोप का सॉल्यूशन इन वाटर ये डर्ट को निकाल सकता है। तो सोप के साथ हमको वाटर लेना है, लेकिन भाई रियल जिंदगी में वाटर प्योर नहीं आता। नल को जो पानी आता है वो अच्छी बात है, लेकिन बोरिंग का पानी जो हम यूज करते हैं वो हार्ड वाटर रहता है। म्हणजे हार्ड वाटर म्हणजे ऐसा वाटर जिसमें पहले से कैल्शियम क्लोराइड, जिसमें कैल्शियम का सल्फेट, मैग्नीशियम का सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट रहता है। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। ये चार नमूने जिस पानी में पहले से मौजूद हो, उस पानी को बोलते हैं हार्ड वाटर। और इस हार्ड वाटर में अगर हमने सोप डाल दी, क्योंकि हमने संकल्प भैया ने पढ़ाया था कि सोप कभी भी डर्ट के साथ रिएक्शन नहीं करती, सोप का सॉल्यूशन करता है, तो सोप का सॉल्यूशन बनाने के चक्कर में सोप में पानी डालना पड़ेगा। लेकिन पानी तुम नमूनों ने ऐसा वैसा अच्छा पानी नहीं डाला, तुमने इधर उधर का बोर का पानी डाल के रख दिया, उसमें हार्ड वाटर डाल के रख दिया, तो फिर सोप का सॉल्यूशन बनता ही नहीं है। तुमको लगेगा कि बन रहा है पर बनता ही नहीं है। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? सॉल्यूशन तो ट्रू मिक्सचर, वो ट्रू सॉल्यूशन वाला सॉल्यूशन रहता है, मिक्सचर रहता है, होमोजीनियस मिक्सचर रहता है, जब वो सोप उस पानी के अंदर अच्छे से घुल मिल जाए। लेकिन अगर तुम देखा ये गया है कि सोप को अगर हमने हार्ड वाटर में डाला, हार्ड वाटर में म्हणजे हार्ड वाटर में पहले से वाटर के अंदर कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये चार सॉल्ट पहले से है। सोप नवी सॉल्ट है और वो जाके पानी को बोल रहे नॉक नॉक, मुझे भी मिक्स होना है तुम में, मुझे भी मेरा सॉल्यूशन बनाना है। पानी बोल रहा भाग इधर से, क्योंकि मेरे पास पहले चार जन उन्होंने सॉल्यूशन बना के रखे वाला है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, वो पहले मेरे अंदर मतलब पानी के अंदर घुले वाले हैं, और नहीं घुल सकता, और कोई नवा सॉल्ट नहीं घुल सकता। फिर सोप रोते रोते अपने पास आया, हमने उसको बोला क्या हुआ? सोप बोला तूने वो पानी के अंदर डाल दिया सॉल्यूशन बनाने के लिए, पर वो पानी बोल रहा है कि पहले दूसरे सॉल्ट आए वाले और वो डिजोल्व हुए वाले, उन्होंने सॉल्यूशन बनाने वाला है, मेरे को सॉल्यूशन नहीं बना दे रहा। तो फिर मैं डर्ट कैसे निकालूंगा जब मेरा सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि मैं सूखा सूखा सोप अगर तूने ले लिया तो मैं डर्ट नहीं निकाल पाऊंगा। तो हमने बोला तू टेंशन मत ले। फिर हम सोप को पकड़ के पानी के पास लेके गए। हमने पानी को बोला क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, पानी बोला कि वो कैल्शियम ने पहले से उसका क्लोराइड और सल्फेट, और मैग्नीशियम ने पहले से उसका क्लोराइड और सल्फेट बना के रखे वाला है, चार चार सॉल्ट पानी के अंदर पड़े वाले। जब चार चार सॉल्ट पानी के अंदर पहले से मिक्स है, तो सोप नाम का सॉल्ट, सोप भी एक सॉल्ट ही रहता है, सोप नाम का सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, कैसे मिक्स हो पाएगा पानी, पहले से चार चार सॉल्ट है। तो फिर हमने पानी को बोला इतनी प्रॉब्लम है ना, तो मंजे अगर हमने डरा के धमका के मार के पीट के अगर वो बाकी के चार सॉल्ट को भगा दिया, तो फिर तुम हमारे शॉप को एडमिशन दे दोगे ना? ठीक है, मैंने एक पेरेंट्स आए थे, मैंने बोला नहीं, 9वीं 10वीं बैच में एडमिशन फूले, उन्होंने बोला ठीक है, तुम्हारे जो चार 9वीं के सबसे ढ बच्चे हैं, 10वीं के सबसे ढ बच्चे हैं, हम उनको ठोक देंगे, गोली उड़ा देंगे। काजदार आया था, ठीक आहे, गुंड आया था, खासदार गुंडा था, संदीपान भुमरे, बोला पर आमच्या पुतण्याला ऍडमिशन हवं तुमच्याकडे, ठीक है, ठोक देंगे। तो मैंने बोल दिया हाँ, इसको लेके जाओ, कृष्णराज को लेके जाओ, ये गौड़ी को लेके जाओ, उम्या को लेके जाओ, तेजक लेके जाओ, चार नवी को लेके जाओ, ठीक है, लेके गया वो। फिर उसके बदले में एक एडमिशन हो, ऐसा कुछ चल रहा। तो हम हार्ड वाटर में चार नमूनों को सुलटाने वाले, डायरेक्ट गेम ओवर करने वाले। किसका गेम ओवर करने वाले? CaCl2 CaSO4, MgCl2 MgSO4। कैसे करेंगे? अभी कैसे करेंगे? तो हम उसमें डालेंगे निरमा। हाँ, निरमा का डालेंगे, हाँ, निरमा डालने से निरमा रहता जैसा, निरमा जो है, देखो, ये है CaCl2 और MgCl2 सॉल्ट से, ये है CaSO4 और MgSO4, ये चार बदमाश बच्चे हैं, और निरमा इनका बाप है। इनके बाप को लग रहा था कि ये चार बच्चे ट्यूशन गए वाले, लेकिन ये चार बच्चे चौकी पे खेल रहे थे। फिर हमने जब पानी के अंदर, ये पानी के अंदर मुझे चौकी पे खेल रहे थे बच्चे, पानी में क्रिकेट खेल रहे थे, फिर हमने पानी में इनके पप्पा को डाला।
देखो तुम्हारे बच्चे उधर क्या कर रहे हैं। ये बाप ने इनको धर के ऐसा धोया, चारों को इतना मारा, ये चारों के चारों डायरेक्ट वीर अभ्यास को बैठ गए फिर टोले। समझ रहे हो तुमको, एकदम टोले। और उसके बाद में जब पानी के अंदर से ये चारों के चारों सेटल डाउन हो गए, ये चारों के चारों पानी छोड़ के भाग गए। बड़े लोग का खेल रहे चौकी पे, तुम बच्चे जा रहे, तुमको खेलने से नहीं मिल रहा था। फिर तुमने उनके पापा को बुलाया। उनके पापा ने बोला क्या रे कली वली बोल रहा था, फिर ये काम है क्या, चल भाजी पालो उठा चल मंडे। ठीक है, फिर उस कली वली उसके छोकरे को लेके चले गया, फिर तुम्हारे लिए मैदान मोकड़ा हो गया चौकी, तुम खेलने लगे, तुम खुश। तो ऐसे ही Na2CO3 आया और ये चारों सॉल्ट का गेम ओवर कर डाला। ये चारों सॉल्ट किधर थे, पानी में थे। जिस पानी में था चारों थे उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में से चारों सॉल्ट निरमा ने निकाल दिए। निरमा डालने के बाद तुम बोलोगे भैया फिर उसमें कितना खिचड़ी हो जाएगी, अब निरमा भी चला गया, फिर अपन क्या छन्नी मार के निकलते, नहीं नहीं नहीं, निरमा बस डालने का। निरमा वो चारों सॉल्ट को टोले भी ले देके उनको सोल्यूबल कर देता है, खोड़ के रख देता है पूरा। पानी में उनका दबदबा नहीं रहता। यूपी में योगी जी आए, माफिया राज खत्म हो गया पूरा। यूपी में निर्मा जी आए, एकदम सारे चारों सॉल्ट का गुंडा राज सब खत्म हो गया। बात समझ आ रही तुमको। अब यूपी के अंदर क्या आएगा, क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, विकसित उत्तर प्रदेश। सोप अभी पानी में डालेंगे तो अब लेदर बनेगा, फोम बनेगा, झाग बनेगा, फेस फेस बनेगा। शैम्पू लगाते टाइम फेस फेस बनता क्या, वैसा फेस फेस बनेगा। और फेस फेस बनने से क्या होता है, डर्ट निकलती है। जिधर भी डर्ट रही, दिमाग में अगर ऑयल लगे वाला है, कल लगाए वाला, परसों लगाए वाला, ठीक है, और वो ऑयल तुम्हारे हेड पे जितने भी सिक्रीशन होते हैं, ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, तुम्हारे पसीने के साथ तुमने बालों में जो नवरत्न तेल, पैराशूट ऑयल लगाया था, वो सारे रिएक्शन करके उधर गंदा 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 मटेरियल रहता है, डर्ट बने रहती है। तो मल निकल जाता है सारा का सारा। कब निकल जाता है, जब उधर झाग झाग बने, जब उधर फेस फेस बने, जब उधर लेदर या फोम बने, तब। लेकिन लेदर या फोम कब बनेगा, जब सोप सॉल्यूशन के रूप में आए, सोप पानी के साथ मिल गया। पर सोप अगर हार्ड वाटर तुमने सोप को दे दिया कि जा हार्ड वाटर में सॉल्यूशन बना ली, तो सोप उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चार जो बदमाश बच्चे उस वाटर में पहले से बैठे वाले हैं, वो सोप को सॉल्यूशन इसने बना दे रहे। तो सोप अगर सॉल्यूशन नहीं बना पा रहा तो तुम्हारा यही नहीं निकल पा रहा, लेदर फोम बन नहीं पा रहा, झाग फेस फेस नहीं बन पा रहा, तो तुम्हारे शरीर पे कम्बल वगैरह, कपड़ों में कम्बल वगैरह निकल नहीं पा रहा। इसका मतलब बावड़े पोटो, तुम जब भी बोर के पानी से नहाते हो तो तुम्हारा डैंड्रफ नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छे पानी से नहाना पड़ेगा तुमको, नल के पानी से, फिर तुम्हारा डैंड्रफ जाएगा। कोई बावड़े पोटे को अगर डैंड्रफ है, वो रोज नल के पानी से नहा रहा और 4 बार शैम्पू घिस रहा, तब भी तुम्हारा डैंड्रफ नहीं जाएगा। समझ आ रहा, क्योंकि रिएक्शन इसमें हो रही, बस पानी पड़ रहा, पानी जा रहा, जो उधर कंपाउंड है, गंदे गंदे मल बैठे वाला वैसे बैठे रहेगा। समझ आए तुमको। फिर तुम्हारे घर वाले उस पर डालते एसिड बेस केमिस्ट्री, लाते ना, दही लगा, नींबू लगा। दही क्यों लगाते, नींबू क्यों लगाते, एसिड। ठीक है, एसिड है एसिड। आणि ये इसमें पानी में चार बदमाश बच्चे कौन बैठे वाले बोलो। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, स्लाइटली बेसिक सॉल्ट्स। चार बदमाश बच्चे बेसिक सॉल्ट्स। हमने डाल दिया दही, लैक्टिक एसिड, या वो क्या ब्यूटारिक एसिड। दही में कौन सा रहता है, लैक्टिक एसिड। आणि लिंबू, सिट्रिक एसिड। एसिड ने बेसिस के साथ रिएक्शन कर ली, इनको पंगा दिया, हटा दिया इनको जगह से। ये बेसिक सॉल्ट्स थे, कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुई, ये हट गए जगह से। समझ रहा क्या, फिर ना ऐसे। तो तुम्हारी मम्मी जब बोलती दही लगा, नींबू लगा, तुमको लगता काय का दही नींबू लगा क्या डैंड्रफ जाता है। ठीक है, तो जाता, ध्यान रखने का। उनको ज्यादा केमिस्ट्री मालूम तुमसे। अब ये तुम पढ़ लेंगे ना भैया, अब मैं नहीं समझाते बेटर वर्क, अब पढ़ लियो तुम। ये पहले पढ़ाई वाला है, पर क्या है, शक्ल देख के समझता है ऐसे कि कुछ तुमको समझ ही नहीं आ रहा। मैं कुछ भी पढ़ो तुमको, मैं नील्स बोर भी पढ़ो तुमको नहीं जाने वाला है। तुम पढ़ते नहीं घर पे जाके, इसलिए तुम कुछ ही नहीं आने वाला है। मैं थोड़ा सा जरा सब कुछ पूछ लूँ, उधर पढ़ के क्या 3 कंक्लूजन थे। बच्चे हैं, बतेश नहीं पाएंगे, 4-5 बच्चों को छोड़ के आपका क्लास 60 बच्चों का शांत रहेंगे। मैं बोलूँ उधर फोड़ के 3 ऑब्जर्वेशन कौन थे, 3 कंक्लूजन कौन से थे, और 3 एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट कौन से थे। इसमें 60 बच्चों में से 58 बच्चे हैंग हो जाएंगे इसमें, खत्म। आने बच्चे ये सोच के जा रहे कि हम लेंगे टैलेंट टेक्स में 90% स्कॉलरशिप, ऑल इंडिया रैंक 100 का सपना देख रहे, ऑल इंडिया रैंक 1 बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। बच्चे को नहीं आ रहा, रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड चलो, डाल्टन के चे पोस्टुलेट नहीं आएंगे तुमको, नो एनसीईआरटी उधर इजबिलिटी है सब बच्चे। और बच्चे सोसाइटी बड़े बड़े बच्चे वन शॉट देख रहे हैं, NCGS, केमिस्ट्री ओलंपियाड। बच्चों को नवी एनसीईआरटी नहीं आ रही। विषय गंभीर, देखो आ गए अपन डेल्टन में, अगला चैप्टर की हेडिंग लगाते, लगो, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। इसमें सालों वापस पढ़ूंगा, लेविस एसिड, ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट सब। आणि इसके बाद में भी कोई 1 महीने बाद बोला ना नहीं पढ़ा, इतना हानूंगा ना उसको, चाकू एक मर्डर कर दूंगा उसको। लिख लो फटाफट, हेडिंग लगाओ।
ये चैप्टर जल्दी होगा, एक पेज में शायद खत्म हो जाए, एक या दो दो पेज। एक दिन वो क्लास हुआ था जिसमें मैंने 11वीं की केमिस्ट्री की पीडीएफ पढ़ानी चालू कर दी थी। जिस दिन बच्चे आए नहीं थे क्लास कैंसिल होता, और मैंने लकीली वो क्लास रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया था, और शुरू में लिखा था यूज हेडफोन। तो मैंने उसमें जो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया हुआ है वो तुम पढ़ लेना, वो वीडियो चालू करके वो वाला ढूंढ लेना तुम कौन से दिन की रिकॉर्डिंग थी वो, क्योंकि मैं डबल नहीं पढ़ाने वाला। मैंने उसमें क्या पढ़ाया था मैं शॉर्ट में बता देता। मैंने उसमें ऐसे पढ़ाया था कि समझो एर्गॉन है, एर्गॉन को तुम लिखते 2,8,8, मैंने उसमें लिख के बताया था 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6। ठीक है, तो तुमको ये तो आता होगा 288, 60 में से 40 बच्चों को तो आता है 288। ठीक है, बाकी बच्चे तो अभी एर्गॉन ऐसे हैंग होए वाले। एर्गॉन का आयन क्या रहता है ऐसे सोच रहे बच्चे, 20 बच्चे हैं चाहे एर्गॉन का आयन ना पूछ ले भाई। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो कतई ना पूछे, मास में तो हैंग हो जाएंगे, मास में तो पास ही हो जाएंगी, है ना, ऐसा। यानी फिर ये मैंने पढ़ाया था उस दिन, और मैंने उसमें लिखा वाला यूज हेडफोन वो क्लास में। तो वो वाला क्लास तुम देख लेना, मैं ये चीज मन हो गया तो पढ़ा दूंगा, ये चैप्टर में वापस ना इतने पढ़ूंगा, मैंने पढ़े वाली उस दिन। तुला तितकं तितकंच आठवतंय. बरं, एक मिनिट रुको, एक मिनिट. अरे भाई एक मिनिट बाहेर. भला भला एक मिनट. मैंने 8वीं में पढ़ाया था, मैं तुमको रिकॉर्डिंग अभी भी पढ़ाया था मैंने थोड़े दिन पहले उनको, वो तुमको भेज देता था, 1 घंटे का पढ़ लेना तुम, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो नहीं ढूंढते बैठ रहे, वो तुम ढूंढना। अरे यार, काय झालं हे. हा व्हिडिओ में आ गया क्या. ये सितंबर महीना चालू है ना. 1 सितंबर नहीं, 5 सितंबर भारत फिलोसोफर एलिमेंट मॉलिक्यूल, फिर इधर मैथ चालू हुआ इसके पहले ये विषय, शायद ये विषय 29 अगस्त 7th 8th, 1 मिनट रुको. ये पहले मैं बोर पढ़ा रहा था उनको, और फिर मैंने ये 20 का पढ़ा है नॉर्मल उनको, और फिर मैंने ये कॉपर क्रोमियम का एक्सेप्शन पढ़ा है। ठीक है, तुम ये वाला तो करके आ जाना, मेरा टाइम बचेगा थोड़ा समझाने का। एक दिन का एक इतना होमवर्क दे के रख रहा है, किधर से करना तुम पूरा कर लेना 2x पे, समझ जाएंगे तुमको। अरे भाजपा प्रणीत कोचिंग क्लासेस भाई. क्या पढ़ा रे. A² + B² = मोदी स्क्वायर. कौन ऐड करता हुआ है किधर. क्रेजी है. देखेंगे कौन है माउली क्लासेस लासुर में क्या. तो ये वाला प्लीज करके लाना, मेरा टाइम बचेगा. ठीक है. वो 10वीं में भी, पर वो इतना ऊपर नहीं ढूंढते बैठ रहा. किधर था मैं. हाँ ये. अभी देखो, एक डाल्टन था नहीं, बहुत शुरू में एक डेमोक्रिटस था, फिर उसी टाइम पे डेमोक्रिटस का भी पापा था महर्षि का नाम. फिर डेमोक्रिटस था, फिर बहुत पोटे लोग थे, फिर एक पोटा है डाल्टन, उसने कुछ तो बातें करी. फिर उसने जो बातें करी वो जे जे थॉमसन ने, ये विलियम क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट करा. विलियम क्रुक्स को कुछ समझ नहीं आया, बिजली कड़क रही थी, विलियम क्रुक्स डर के भाग गया. फिर उसके बाद में जे जे थॉमसन आया, बोला विलियम क्रुक्स का एक्सपेरिमेंट अपन डबल करेंगे और कुछ पैरामीटर्स बदल के करेंगे, पढ़ाई वाले पहले मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एनोड है कैथोड है परफोरेटेड है ना, वैक्यूम बना दिया पूरा का पूरा अंदर. फिर जे जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन मिल गए, वो पार्टी दिया सबको. लोग पूछे फिर अगर इलेक्ट्रॉन है सब में निगेटिव चार्ज है तो पूरा मैटर तो निगेटिव चार्ज का होगा, फिर किसको भी अपन प्रिंटर को हाथ लगेंगे, टेबल को हाथ लगेंगे, परशिप चलेंगे तो अपने को शॉक लगेंगे. तो या सब सारा का सारा मैटर अगर निगेटिव निगेटिव पार्टिकल का बने वाला है तो निगेटिव निगेटिव रिपेल ही चाहता है, तो फिर पार्टिकल्स तो जुड़ने ही नहीं चाहिए थे एक साथ में, पूरा मैटर डिस्पर्स हो जाना चाहिए. हम जैसे ऑब्जेक्ट तो बड़े बड़े प्लेनेट है, ये बड़े बड़े सन वगैरह है, सोलर सिस्टम है, ये तो रहने ही नहीं चाहिए, सब कुछ तितर बितर हो जाएगा अगर निगेटिव निगेटिव रिपेल ही चाहता है तो. फिर ये बोला नहीं नहीं, पॉजिटिव भी जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव. लोग अब बोले किधर पॉजिटिव, ये नहीं बता पाया. फिर बाद में ये सारा भानगड़ हुआ, वो गोल्डस्टीन मामा जो है प्रोटॉन ढूंढ के रखा, लेकिन किधर है वो प्रोटॉन था, ये उसको अपने मालूम था पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. उसकी वो साइज नहीं बता पाया, साइज एस्टिमेट नहीं बता पाया, तो वो ये नहीं बता पाया कि ये एटम से भी छोटे.
फिर रुदरफोर्ड काका ने जब गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने बोला कि प्रोटॉन जो है एटम से भी छोटे रहते हैं, एटम के अंदर रहते हैं और इतने ज्यादा छोटे रहते हैं कि एक छोटे से न्यूक्लियस में बैठे रहते हैं। एक क्रिकेट स्टेडियम में अगर तुम एक क्रिकेट का बॉल पिच के एकदम सेंटर पे रख दो, वो न्यूक्लियस है, तो बाउंड्री पे डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्बिट होगा, पहला ऑर्बिट, वो के एलेवन शेल है ना, के शेल डायरेक्ट बाउंड्री पे होगा और इधर छोटी सी दो मूंगी भाग रही होंगी अपोजिट में, वो इतने इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इतना गैप रहता, इतना एटम खाली रहता। 99.9999999% ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, ये भी रुदरफोर्ड ने बोला था। फिर रुदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन क्या थे, उसके कंक्लूजन क्या थे, और फिर उसने फाइनली अपने पोस्टुलेट क्या दिए। ये दिया वाला है, देख रहे हो हेडिंग, ऑब्जर्वेशन क्या थे, कंक्लूजन क्या थे, और फाइनली उसने अपने पोस्टुलेट क्या दिए और उसके ड्रॉबैक क्या थे। ये ध्यान रहना चाहिए कि उसके तीन ऑब्जर्वेशन क्या है, तीन कंक्लूजन क्या है, तीन पोस्टुलेट क्या है, और तीन ड्रॉबैक क्या है, या दो या तीन ड्रॉबैक क्या है। फिर उसके बाद बोरका का है, वो 2n² वाला रूल वगैरह बोल के गए। और सब जन एक बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, ऐ आवाज न करू, कोण पोटे। When as long as the electron rotates in one of those energy level, it does not loses or absorb energy। एक इलेक्ट्रॉन अगर के शेल में था और वो इसमें बिंग रहा, इसमें बिंग रहा, इसमें बिंग रहा, बिंग बिंग बिंगाट, ठीक है, तब तक ना उसकी एनर्जी कम होती ना ज्यादा होती, मतलब हर शेल की एक पर्टिकुलर एनर्जी रहती, के शेल, फिर उसके बाद एल शेल, फिर उसके बाद एम शेल, हर शेल की एक एनर्जी रहती है। when energy is supplied initially to atoms, an electron moves to orbit of higher energy। मान लो हाइड्रोजन का एटम है, सिर्फ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं बबुआ, कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं हाइड्रोजन के अंदर, इतना तो बताओ सालो। एक च रहता ना उसमें, उसका एक प्यारा प्यारा न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन जो उसके चक्कर मार रहा है ना, उसकी परिक्रमा कर रहा। अब अगर तुमने हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को बहुत एनर्जी दी थी, घपंदी से एनर्जी का इंजेक्शन दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ट्रांजिट कर जाएगा और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यहाँ बैठा रहेगा, हाइड्रोजन का के शेल खाली पड़ा रहेगा और हाइड्रोजन के एल शेल में इसका इलेक्ट्रॉन भाग रहा होगा। जब किसी इलेक्ट्रॉन को तुम ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर देते हो, एनर्जी सप्लाई कर देते हो किसी इलेक्ट्रॉन को, तो वो मूव कर जाता है एक ऊंचे ऑर्बिट में, हायर एनर्जी के ऑर्बिट में चले जाता है, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन उधर सूना सूना हो गया, इसको अकेला अकेला लग रहा है, न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गया, ठीक है, तो ये वापस से लो, मतलब अगर इसने एनर्जी रेडिएट कर दी, अपनी जो एनर्जी इसको एक्स्ट्रा दी हुई थी उसकी खपक्कन इसने उल्टी कर दी, एक्स्ट्रा की एनर्जी बाहर फेंक दी, तो वापस से लोअर एनर्जी में आ जाएगा, वापस से के शेल पे आ जाएगा। ध्यान रहेगा कि तुमको ये, अभी आप यहाँ आगे पढ़ेंगे E2 - E1 = H λ, ठीक है, अभी नहीं पढ़ना है हमको। और बोर के मॉडल ने क्या दिया, बोर के मॉडल ने इलेक्ट्रॉन एक्चुअली है किधर, इलेक्ट्रॉन भी जैसे प्लेनेट खुद के अराउंड रोटेट होते हैं, और इतने छोटे से इलेक्ट्रॉन, तो प्लेनेट नहीं अर्थ जैसा जिसको तुम स्पेस में छोटी सी अर्थ देख रहे बिंगते बिंगते, कितना छोटा रहता है इलेक्ट्रॉन, कितना ज्यादा छोटा रहता है, एक सुई के टोक पे 1 करोड़ से भी ज्यादा एटम, और वो 1 करोड़ एटम में इतने नन्हे नन्हे, एक एटम मान लो अगर वो आयरन का बने वाला है 26 इलेक्ट्रॉन, तो 1 करोड़ एटम में 26 करोड़ इलेक्ट्रॉन, और वो 26 करोड़ इलेक्ट्रॉन सुई के टोक पे, सिर्फ टोक पे, और सबके सब बिंग रहे, वो न्यूक्लियस में रिवॉल्यूशन तो कर ही रहे और खुद भी रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है, इतना भयंकर बोर काका ने उस लेवल तक का दिया था सारा मैथमेटिक्स। तो बोर का जो मॉडल है पूरा का पूरा, ये डिटेल में 11th में पढ़ाते रहते, पूरा चैप्टर उस पे एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम से, उसमें सिर्फ बोर के ही गुणगान है पूरे चैप्टर में, सिर्फ नील्स बोर के गुणगान है पूरे चैप्टर में, ठीक है। फिर उसके बाद में जेम्स चैडविक काका ने वो ढूंढा न्यूट्रॉन, एंड ब्ला 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 ब्ला। फिर उसके बाद में एटम क्या रहता, आने को होना नहीं आता, तुम मार खाओ फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के सारे प्रॉपर्टीज तुमको ध्यान रहने को ना, तुमको उसका मास ध्यान रहने को ना, उसका चार्ज ध्यान रहने को ना, तन्मय शवर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोल। 20 10 की पावर 20 -19 कूलम, वो ध्यान रखने को ना तुमको, ऐसा इलेक्ट्रॉन का मास बोलो, विरांश नहीं, टपक आ गया डायरेक्ट, वैसे स्वराज बोल, इलेक्ट्रॉन का मास। एलन का इंटरव्यू चालू हो गया तेरा वापस, बोल। सॉरी सॉरी। भैया भैया, 9.1 × 10 की पावर -31 kg। फिर ये भोर और ब्यूरी की सारे ये 2n² वाला स्कीम है, ये मालूम है तुमको, 2 8 18 32, ठीक है। इसके बाद का वो 8वीं का जो मैंने वीडियो लेक्चर डाला तुमको करके आना, क्योंकि उसमें मैंने 21 से लेके मैंने तुमको 18 का 288,
और मैंने 19 और 20 रटने को बोले वाला है, 2881 और 2882। फिर उसके बाद में 21 से गेम चालू हो जाता, 21 वाला 2883 नहीं होता, वो 2892 हो जाता। आज क्यों होता? फिर वो 21 से लेके 30 में क्या होता, मैंने अभी जो मेरा खुद का ही लेक्चर डाला तुमको, ठीक है, उसमें समझा वाला है, प्लीज उतना करके आ। हाँ, फिर उसके बाद में ये सारे आते हैं तुमको भैया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते निकालते, ये ड्राइंग निकालते आएंगे तुमको। नाइट्रोजन अगर तुमको बोला, नाइट्रोजन का 2,5 रहता, तो ये देखो अंदर के शेल में दो नीले नीले इलेक्ट्रॉन बताए वाले, और बाहर के वाले में 5 रहते, तो ये 1 2 ये 3 4 और ये 5 दिख रहा है ना। रेड कलर में 5 है, यानी अंदर ब्लू ब्लू कलर में 2 है, और सबको दिख रहा है ना भैया। ये तो आने कुछ होना, खत्म चैप्टर। ये विषय, फिर ये देखो ये प्लस माइनस सारे चार्ज समझते हैं ना, वैलेंसी। वैलेंसी म्हणजे स्टेबल होने के लिए कौन सा एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं तो लेगा। फॉस्फोरस भी चित्र है ना, 3 और 5 दोनों रहता है उसका। एक तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किससे P-3 फॉस्फाइड बन जाएगा, या तो फॉस्फोरस आयन बनेगा +5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को तो भी। आइसोटोप क्या रहते हैं? आइसोटोप वो रहते हैं जिसने डाल्टन की थ्योरी बकवास साबित कर दी थी। मतलब डाल्टन की थ्योरी का एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। ठीक है, क्योंकि पहले तो डाल्टन बोला कि एटम इज इंडिविजिबल, वो जे जे थॉमसन ने उसकी वाट लगा दिया। फिर उसके बाद में सब डाल्टन के एक एक पॉइंट गलत 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 होते गए। लास्ट तक कई वर्षों तक एक पॉइंट बचा हुआ था। डाल्टन बोला था कि जो अमेरिका में ऑक्सीजन मिले और इंडिया में ऑक्सीजन मिले, तो ऑक्सीजन ही रहेगा, बरोबर है ना। बाद में मालूम पड़ा गलत है, अलग अलग ऑक्सीजन रहता। उधर का ऑक्सीजन 18 रह सकता है, इंडिया का ऑक्सीजन 16 रह सकता है, अमेरिका का क्लोरीन 37 रह सकता है, इंडिया का क्लोरीन 35 रह सकता है। फिर दुनिया भर में साले ये एलिमेंट मिल कितने रहे, उनका एनालिसिस किया गया। कोई भी सैंपल, समुद्र से क्लोरीन निकल रहा कितना निकल रहा है, ज्वालामुखी से निकल रहा कितना निकल रहा है, स्विमिंग पूल में ब्लीचिंग पाउडर में कितना क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन सैंपल्स लिए गए, और ये पाया गया, ये जनरली ऐसा पाया गया कि जो 35 मास वाला क्लोरीन है वो 75% मिलता। ठीक है, ज्यादा करके वो मिलता उसी सैंपल में, एक ही सैंपल में, कोई भी सैंपल लो, एक ही जगह से निकलने वाला सैंपल लो, एक ही सैंपल में दो दो अलग अलग क्लोरीन मिलते हैं। और 37 वाला क्लोरीन जो है वो 25% मिलता। ज्यादा दबदबा किसका है, ज्यादा बहुमत किसकी है? 35 वाले की। 35 वाले की बहुमत कितनी ज्यादा है 37 वाले से? 3 पट। तो 35 से 37 में एक लाइन खींचो, बीचों बीच 36 डालो और इसके 4 टुकड़े कर डालो। ये 35.5 और इधर वाला 36.5, ये चारों। अब ये दोनों अगर बरोबरी के रहते थे तो इनका एवरेज किधर सेटल हो जाता था? बीचों बीच 36 पे होता था, लेकिन पलड़ा किसका भारी है? 35 का। कितने से भारी है? 3 से। 3 पट है ना वो। तो एक पलड़ा, दो पलड़ा और 3 पलड़ा, एवरेज आ गया 35.5। ठीक है, 35 के पास में 75% था ना, 3/4, 4 में से 3 वोट उसके थे, तो उसने 3 कदम अपने तरफ खींच ली रस्सी। समझ रहा है क्या तुमको? ठीक है। और ये 37 जो है ये 25% से, तो ये 1/4, 4 में से एक वोटिस था, तो ये अपने खुद के तरफ एक एक ही बार खींचवाया रस्सी, तो रस्सी ऐसे 35.5 पे अटक गई। अब वो तुमको कैलकुलेशन करते आता है ना भैया, पक्का? ठीक है, जिसका जितना मास इंटू उसका परसेंटेज का समेशन। ठीक है, इतना आने को आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास वगैरह करके। फिर अपन आगे चल रही है प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप, और वो तुमको फिर भैया मैंने बताए वाले बहुत सारे आइसोटोप रट्टा मारने को बोले वाले। 9वीं स्टेट बोर्ड जो है उसमें आइसोटोप की यादी दी वाली है सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज नाम के चैप्टर में, है ना। वो एक पूरा रंगी बिरंगी पेज दिया वाला है कि स्ट्रॉन्शियम 89 इधर खेती में यूज हो रहा, रेडियम 70 कुछ भी होगा वो कैंसर में यूज हो रहा, जो भी ब्ला 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 वॉट। वो ऐसे सारे 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 अलग अलग इलाज में और उपचार में और अलग अलग जिंदगी में जगह पे काम आ रहे। 9th स्टेट बोर्ड में किसी के पास है क्या ऊपर 9th स्टेट बोर्ड? अभी पेज नंबर बता सकता है क्या कोई उसका पर्टिकुलर पेज नंबर? 84 है पक्का, कुछ भी टिंगे ना मारो, पक्का है। 9वीं स्टेट बोर्ड सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज, मेरे को एक बार खोल के दिखाना, मैं बोलूंगा वो इस पेज। नीचे पिंक या ऑरेंज बॉक्स। जो जल्दी ढूंढा उसको बाबा में लकीली उसके दो तुक्के लग गए। कंपटीशन चालू है, जल्दी ढूंढ। दिखाओ 1 मिनट क्या है। यस, 101। मैं बहरा हो गया यार, 157 पेज नंबर पे है, 9वीं स्टेट बोर्ड में, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड यूट्यूब के रिकॉर्डिंग में रही इसलिए। तो वो वाली पूरी आइसोटोप की याद ही रख लेना। 9th स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, 2025 का साल चल रहा है, 23 सितंबर तारीख है। अब भी फिलहाल जो इतिहास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में बुक थी उसके पेज नंबर 157 पे बहुत सारे आइसोटोप दिए वाले हैं, जो सिर्फ होमी बाबा एग्जाम पूर्ति काम को आएंगे।
और 10वीं वाले बच्चों ने तो ध्यान रखा है कुछ। मैंने बोला जब से तुम ट्यूशन में, तब से मैंने जितना पढ़ा है वो सब लगेगा कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम में। ऐसा होगा कि तुम किसी पर्टिक्युलर एंट्रन्स एक्झाम में पीडब्ल्यू गुरुकुल वालेला असो आहे कोटा से, आणि वो ऐसे नहीं कितने हुशार आणि कितने बच्चे ये वो बस 3 बच्चे लेके जाने वाले थे, आणि तुम्हारा सिर्फ एक आइसोटोप का क्वेश्चन की वजह से चौथा रखा है तुम्हारे गेम। और बच्चे जो 3 बच्चे गए बाद में उनका 6 महीने बाद फीडबैक आया कि एकदम नंबर एक है, इधर सिलेक्शन होना ही चाहिए था। फिर मैंने अगली बैच को और तैयार करा है उधर जाने के लिए। तो तुम वो फोर्थ पर्सन मत रहना, तो डायरेक्ट 30% रहना विरांश चिल। CS प्लस LLB, जॉली LLB 7 में विरांश ही रहेगा। नोबल गैसेस, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता, मतलब वो रिएक्टिव नहीं रहते, उनको ना इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इलेक्ट्रॉन उनको दान देने, वो खुश है। उनको दान भी नहीं देना, वास्चिप नहीं बन रहे, उनको समाज से लेना देना नहीं, वो अपनी अपनी जिंदगी जी चले। ठीक है। ऑक्टेट रूल, हाँ ये तुमको मालूम। मेटेलिक कैरेक्टर किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन निकाल के दान कर दे, पॉजिटिव आयन बना दे। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन खींच ले और निगेटिव बना ले। ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिवनेस ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, और इलेक्ट्रोनिगेटिवनेस ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। और ये तुम लेवी स्ट्रक्चर देख सकते हो, डॉट डॉट फॉट फॉट। ठीक है, ये सारा का सारा इसमें बनता है, कंपाउंड पेपर में ये पढ़े वाला है। ये 2-4 बार पढ़े वाला है, तो मैं नहीं पढ़ा रहा भाई डबल वापस, खत्म। विरारी जी 212 पेज की बुक है। अभी अपन सिर्फ सेंचुरी क्रॉस करने पे, अभी बहुत जाना है आगे पे। बोलो क्या हुआ? इलेक्ट्रोवैलेंट आयोनिक बॉन्ड समझता है क्या कोई बच्चा? बाद में आरोप प्रत्यारोप ना करे, इसलिए एक बार क्या ही। सोडियम है 2,8,1, क्लोरीन है 2,8,7। इसका सपना है कि ये 2,8 बन जाए, इसका सपना है कि ये 2,8,8 बन जाए। इसका सपना पूरा करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, ये वाला। इसका सपना पूरा करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्टील करना पड़ेगा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, और दोनों ने फोटो शूट करी। क्योंकि वो रहता है ना, वो जेडपी स्कूल में जब पेंसिल का वितरण होता है साल शुरू होते टाइम, तो 50 टीचर रहते, एक बच्चा रहता, और सब एक पेंसिल को हात लगाते और अगले दिन न्यूज़पेपर में फोटो आता है, जेडपी स्कूल मध्ये 5 रुपयाचं सामान वितरण। ठीक है, ऐसा जस्ट मेटाफोरिकली वो 1 रुपये का सामान वितरण करते। तो ये Na+ और Cl-, फोटो खिंचाना जरूरी है। वो फोटो खींचना पूर्ति एक साथ में रहते हैं, Na+ और Cl-। ठीक है, ऐसा तो कंपाउंड बन गया। ध्यान रहेगा सबको। स्वरूप नगर ने बोला लिया ना, आवाज यार। इ- इधर नहीं चल रहा क्या? केंद्र के पास में नहीं क्या? है क्या? माता की तो कोई उपासना करता नहीं हो। ये कोवेलेंट बॉन्ड भी ऐसे थे। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, इधर देखो। क्लोरीन था, क्लोरीन था 2,8,7। तो अंदर के जो फुलफिल्ड है 2 और 8, हम उसको नहीं देख रहे, हम बाहर वाला जो 7 अनफुलफिल्ड है, जिसकी इच्छा भी पूरी नहीं हुई, उसको हम देख रहे हैं। तो देखो बाहर ये दो दो क्लोरीन है, एक रेड वाला क्लोरीन और दूसरा रेड वाला क्लोरीन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां। इस दूसरे वाले क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां। तो दोनों क्लोरीनों ने डिसाइड किया कि इनको 2, 8, 7 से इनको जिंदगी में 2, 8, 8 बनना था। ठीक है, दोनों क्लोरीनों ने डिसाइड किया। क्लोरीन नंबर 1 क्लोरीन नंबर 2 को बोला कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन आज के दिन तू लेके जा, तू 8, 8 बन जा, तू खुश हो जा। और कल मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे वापस करना, और तेरा भी एक इलेक्ट्रॉन मुझे देना, मैं 2, 8, 8 बन जाऊंगा। समझ रख तुमको? ठीक है। 2 बच्चे थे, एक के पास रिमोट था, दूसरे के पास हेलीकॉप्टर था, दोनों को रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर खेलने का था। तो एक दिन एक बच्चा रिमोट देता था दूसरे बच्चे को, वो हेलीकॉप्टर खेलता था। दूसरा दिन वो बच्चा उसका रिमोट भी लौटाता था और हेलीकॉप्टर भी देता था, ये पहला बच्चा खेलता था। दोनों जन खेलते रहते बारी बारी से। ठीक है, और देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दो दो इलेक्ट्रॉन जिसको मैंने रेड किया,
उस पे कौन हक जता रहा है, कौन से क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है वो? दोनों के, वो दोनों के इलेक्ट्रॉन है। बात समझ आ रही क्या? तो क्लोरीन और क्लोरीन के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, सिंगल बॉन्ड। और ध्यान रहे सब बच्चों को कि एक सिंगल बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, एक बॉन्ड जो रहता है कभी भी, अगर मैं तुमको बोलूं कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ये सब बच्चों ने ध्यान रखने का, कोई भूलने का नहीं। जिसको जो लिखने का है लिख सकता है कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कोई नहीं रहता है, लेकिन जरूरत सबको है, तो वो लोग आपस में ही डोनेट, वो आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। ये पहले मैंने पढ़ाया था, अभी वापस पढ़ा रहा हूँ। किसी को कुछ लिखना है तो लिख लो। आज सेंचुरी मार दिया वो ये चैप्टर में। कल फुल सिलेबस केमिस्ट्री पेपर है, 8वीं आईसीएससी पूरा। 9वीं एनसीईआरटी में मोटा मोटा अगर मैं तुमको मोटा मोटा अगर कहूँ, मिक्सचर्स, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और 10वीं के चारों चैप्टर, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस, मेटल नॉन मेटल और कार्बन, कल के एक पेपर की वजह से सबका ले रहे हैं। फिर बाद में 9वीं में जिनके मार्क आए, महीना भर चैप्टर वाइज उनके ही चलाएंगे हम। अमेरिका में प्रिंट का खर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। 10वीं में जिनके मार्क आए, सारे एंट्रेंस एग्जाम, एसआरजी बैच में भी जिनके मार्क आए उनके ही पेपर हम चैप्टर चैप्टर वाइज, मैथ्स के जो चल रहे हैं उनके ही चलाएंगे। कल मार्क लेके आओ, कुछ नहीं। कल एसआरजी का कोई मैथ्स का पेपर नहीं हुआ, 10th एसआरजी का। सबने पढ़ाई करनी, शाम में केमिस्ट्री का पेपर होगा कल। फुल सिलेबस केमिस्ट्री, फुल पढ़ के आना एकदम। ठीक है, और तुम अगर सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन के नोट्स पढ़ो तो भी 80% मार्क आ जाएंगे तुम। ठीक है, 80% पेपर तो ट्यूशन नोट्स वाला ही है। अगर खरड़ के पूरे तुमने लिखे होंगे, ध्यान से सुने होंगे, सब लिखा होगा, एक्स्ट्रा भी पॉइंट समझाए वाला लिखा होगा, तो आएंगे। अब कुछ कुछ बच्चे क्या है, ये सी डबल बॉन्ड सी छोड़ देते, और कुछ कुछ रहते जो उधर लिख देते, डबल बॉन्ड मीन्स रिप्रेजेंट्स 4 इलेक्ट्रॉन। और जो बहुत ध्यान देते हैं, उनको लगे एक बात समझती कि बहन थोड़ी देर पहले जे जे थॉमसन बोला था पूरी दो एटम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज से बना है, फिर रिपल्जन रिपल्जन होगा। फिर जब कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड बनता, मतलब एक ही इतने से छोटे से स्पेस में चार चार इलेक्ट्रॉन आते, तो रिपल्जन नहीं होता क्या? ठीक है, ये बहुत ध्यान देने वाले बच्चे सब इधर तक सोचते रहते हैं। वो बच्चे क्लास में उनका ध्यान इतना रहता है। ध्यान उन बच्चों का अच्छा रहता है जिनकी रिविजन है। फिर वो बच्चे पूछ लेते हैं डाउट, तुमने नहीं पूछा इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। कितने चार चार इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्जन नहीं होता क्या? होता ना। तो पहला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता, दूसरा जो बॉन्ड बॉन्ड बनता उसको पहले वाले से रेजिस्टेंस मिल रहा था, तो वीक बॉन्ड बनता। पहला वाला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता, वो सिग्मा बॉन्ड बनता, और दूसरे वाला वीक बनता, पाई बॉन्ड बनता। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड, एक ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है, उसके बाद सारी वीक बॉन्ड, पाई बॉन्ड रहते हैं। तो मैंने सिग्मा और पाई भी खत्म कर दिया कल पेपर में आया तो। और मैंने तुमको एर्गोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बताया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। आने आगे मैंने बोल दिया, तुम पढ़ के आ जाना 21 से 30 मेरे ही वीडियो से। और कल पेपर है। इस साल कितना अच्छा लग रहा है, हमारे गली में दांडेश नहीं हो रही, बहुत छपरी चल रही थी। एक दो दिवसात होणार आहे। और नहीं होने की भाई, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में नहीं होती। बिजली पड़ जाए साले जिस दिन दांडे हो रही। माता की तो कोई उपासना करता नहीं, हमारे गली में सब मूल्य चाय वाले रखते हैं। ये हो गया क्या? ये शेयरिंग इज केयरिंग चल रहा है। देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करे हुए, ट्रिपल बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड स्ट्रांग रहते कि वीक? और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग रहता कि वीक? ये वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता? H2O इधर बता रहे, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, ये वाटर, दोनों हाइड्रोजन खुश, क्योंकि हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन लग रहे थे, उसको ऑक्सीजन से एक मिल गया ना, ये हाइड्रोजन खुश, हाइड्रोजन खुश, और ऑक्सीजन भी खुश, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इससे बन गया कोवेलेंट बॉन्ड से ये। तो देखो ये H2O कैसे बनता? केमिस्ट्री में पहले ऐसे लोग आए, वो बोले कि आयंस की वजह से बनता, कि H+ और O-2 क्रिस क्रॉस होने के बाद बनता H2O। फिर लोग आए बोले दिस इज बुलशिट, और उसके बाद लोग बोले कि इसके वजह से बनता कोवेलेंट बॉन्ड। फिर उसके बाद भी लोग आए बोले सब गलत है, आयोनिक भी नहीं, कोवेलेंट भी नहीं, आयंस भी नहीं, कोवेलेंट भी नहीं, अलग ही कुछ से बनता।
फिर लोग हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने नाम दिया, फिर उसके बाद आया बोले वो भी गलत है, कुछ वेस्पर है, उसके बाद आया वो भी गलत है वीबीटी, उसके बाद और भी आया एमओटी, उसके बाद और भी गलत आया सीएफटी, अभी तक सीएफटी पहुंचे, जो कि 99.99% करेक्ट है। ठीक है। ऐसा क्यों बदलाव हो रहा है? क्योंकि नए नए संशोधन साइंस में विज्ञान में होते रहते हैं, और पिछले 200-300 साल में ही दुनिया इतनी आगे आ गई है कि ब्रह्मांड के सारे केमिकल कंपाउंड्स के बारे में हमको 99.9999% जानकारी है। वो बचे वाला 0.00001 एक मिनिस्क्यूल परसेंट जो है, उतना गैप फिल करने के लिए और 200-300 साल लगने वाले। परफेक्शन, जब हमारे पास एब्सोलूट परफेक्शन रहेगा साइंटिफिक नॉलेज का, हर चीज हमको बिल्कुल एब्सोलूट पता रहेगी। ठीक है। इतना मैथमेटिक्स रहेगा हमारे पास, इतना गणित विनित सब रहेगा हमारे पास, ऐसा। फिर ये फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, ये CCl4 कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, पूरा भाषण समझाया। और 10वीं में तो सीबीएसई में और स्टेट बोर्ड में एकदम लाड़की बहनी योजना है, एकदम प्यारी, धनाधन क्वेश्चन रहते हैं इस पे। लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताओ CCl4 का, NH3 का, अमोनिया का, तुमको फर्स्ट टर्म में भी आएगा 10वीं वालों को, ये एकदम लड़की महीने योजना है, पसंद रहता है। ठीक है। सीबीएसई वालों को और स्टेट बोर्ड वालों को डालते लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताओ, क्या पता ट्यूशन के पेपर में भी आ जाए, इसलिए मैंने बता दिया। और ये सेंचुरी पार हो गया। एक अगले चैप्टर की हेडिंग लगाओ, पीरियोडिक टेबल, कल पढ़ेंगे अपन। हो गया ना? हाँ, तो मैंने बोला था ना, एक पेज के अंदर अंदर हो जाएगा। 4-5 लाइन तो भरे ना। चलो उधर ही नीचे हेडिंग लगाओ ना, उधर ही नीचे हेडिंग लगाओ, पीरियोडिक टेबल फटाफट। लगन भैया तू वो भी 5-6 लाइन में और करने। अभी पीरियोडिक टेबल कल आवरेंगे अपन, बाय बाय।